दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत या जिस रचनाकार की चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, जिन्हें अगर साहित्य में आप जगह जगह पढ़ेंगे तो सिर्फ मुक्तिबोध नाम से ही इनका उल्लेख रहता है। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य की दृष्टि से, आधुनिक हिंदी साहित्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और अगर हम सिविल सर्विस के एग्जाम की दृष्टिकोण से देखें तो मुक्तिबोध से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चूंकि मुक्तिबोध की एक कविता भी हम लोगों के पाठ्यक्रम में है, उसका नाम है ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ब्रह्म राक्षस के जरिए मुक्तिबोध से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या स्वतंत्र रूप से मुक्तिबोध से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अगर हम प्रगतिवाद युग पढ़ेंगे, प्रगतिवाद के बड़े ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं और इनकी एक विशेष बात जो आमतौर पर बाकी कवियों से या कई साहित्यकारों से मुक्तिबोध को भिन्न करती है, अलग करती है। मुक्तिबोध साम्यवादी या मार्क्सवादी कवि हैं, लेकिन बाकी रचनाकारों या बाकी लोगों से ये इस तरह भिन्न है कि इन्होंने मार्क्सवाद को सिर्फ साहित्यिक जुमले की तरह इस्तेमाल नहीं किया, साहित्यिक जुमले की तरह इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मार्क्सवाद को अपने जीवन चिंतन में उतारा है। अपने दैनिक जीवन में उन्होंने मार्क्सवाद को उतारा है। इनका जीवन दर्शन ही मार्क्सवादी है। इसलिए मुक्तिबोध उन्होंने अपने जीवन चिंतन में समाजवाद को, मार्क्सवाद को उतारा है, इसमें जीवन दर्शन में मार्क्सवाद को उतारा है। इसलिए मुक्तिबोध बाकी साहित्यकारों से, बाकी रचनाकारों से भिन्न है, अलग है। आगे हम देखते हैं इनके बारे में। जब भी हम किसी साहित्यकार का साहित्यिक अवदान पढ़ते हैं, उनका साहित्यिक योगदान क्या क्या रहा, उनकी साहित्य में उनकी जीवन दृष्टि या जीवन दर्शन क्या क्या रहा, जब हम यह देखते हैं तो ये देखने के लिए हमें पहले रचनाकार का या साहित्यकार का जीवन परिचय देखना पड़ता है, क्योंकि उनके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई या उनके चरित्र की जो विशेषताएं हैं वह उनके साहित्यिक जीवन में या साहित्यिक योगदान में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो आइए हम मुक्तिबोध का जीवन परिचय देखते हैं। मुक्तिबोध का जीवन परिचय। मुक्तिबोध का जन्म मुरैना में हुआ था। पिता उज्जैन के एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थानेदार थे। अब यहाँ देखिए, ईमानदार थानेदार हैं। जब भी सरकारी नौकरी में व्यक्ति ईमानदार है तो वह कभी इतनी संपत्ति इकट्ठी नहीं कर सकता कि उसकी कई पीढ़ियां आराम से बैठकर खाती रहें। ऐसा नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति ईमानदार है तो उसके पास इतनी संपत्ति नहीं होगी तो अगली पीढ़ियों के लिए भी धन इकट्ठा करके जाए। तो चूंकि उनके पिताजी एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए उनके पास इतना पैसा नहीं रहा कभी कि उन्हें रोजगार की या क्या मुझे काम करना है उसकी चिंता न रहे। इसलिए मुक्तिबोध का जीवन आर्थिक अभावों में कटा। ये आप देखेंगे तो वही इसी से दूसरा पॉइंट निकला है कि अत्यंत गरीबी में मुक्तिबोध का जीवन कटा है। मुक्तिबोध के जीवन में गरीबी छाई रही है। मुक्तिबोध का जब आप जीवन चरित्र देखेंगे, जीवन परिचय देखेंगे या उनका साहित्यिक परिचय देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि मुक्तिबोध के जीवन में कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है।
अर्थात जो वह साहित्यिक विषयों में या साहित्यिक अपनी कृतियों में जिस दर्शन या जिस वस्तु की चर्चा करते हैं, वो साम्यवाद की चर्चा करते हैं, समाजवाद की चर्चा करते हैं, तो वह उन्होंने ये जीवन दर्शन या वो वस्तु अपने जीवन में भी उतारी है, जीवन में भी उतारी है। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में भी उन्होंने साम्यवाद को लागू किया है। अब आज देखते हैं अगला पॉइंट कि उन्होंने सदा ही समाज को वरीयता दी है। जब हम प्रयोगवाद पढ़ेंगे, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद का युग माना जाता है आधुनिक हिंदी कविता में। ये चालू होता है 1943 से 1951 तक चलता है। यह युग प्रयोगवाद का युग माना जाता है क्योंकि 1943 में पहला तार सप्तक निकला था। पहला तार सप्तक मतलब 7 कवियों का एक समूह जिसकी रचनाएं, जिन 7 कवियों की रचनाएं इसमें प्रकाशित थी, इसलिए इसका तार सप्तक नाम पड़ा। और इसके जो संपादक थे वो अज्ञेय थे। इन तार सप्तक में मुक्तिबोध भी शामिल थे। हालांकि मुक्तिबोध प्रगतिवादी कवि हैं, मुक्तिबोध साम्यवादी कवि हैं, लेकिन फिर भी जब तार सप्तक का प्रकाशन हुआ तो मुक्तिबोध का प्रभाव इतना अधिक था कि उस तार सप्तक में इनको शामिल किया गया। एक वजह ये थी कि मुक्तिबोध का प्रभाव था, दूसरी वजह ये थी कि मुक्तिबोध जो है अन्य कवियों की तरह यांत्रिक मार्क्सवादी नहीं है। यांत्रिक मार्क्सवादी नहीं है। वह कैसे मार्क्सवादी है? प्रयोग धर्मा है। जैसे कैसे ये बात स्वीकार की जाए कि वो भिन्न तरह के मार्क्सवादी हैं, यानी कि यांत्रिक मार्क्सवादी नहीं है। जो यांत्रिक मार्क्सवादी है उनका मानना है कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। अन्य कवियों का मानना है, जो साम्यवादी कवि है, साम्यवादी समीक्षकों का ये मानना है कि व्यक्ति का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। व्यक्ति समाज के लिए सोचे हमेशा, व्यक्ति समाज से स्वतंत्र नहीं है। व्यक्ति समाज के लिए ही हमेशा सोचेगा, उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होगा। जबकि मुक्तिबोध का ये मानना है कि व्यक्ति का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व हो सकता है। ये तो सही है कि वो समाज के बारे में सोचे और समाज के दायरे के अंदर रह के सोचे। मुक्तिबोध का यह मानना है कि व्यक्ति समाज के अंदर अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र है। मुक्तिबोध का कहना है कि यदि व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा व्यक्ति का, तो वह समाज को आखिर क्या देगा? तब समाज को देने के लिए उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए व्यक्ति समाज के अंदर रहकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। इस तरह वह यांत्रिक मार्क्सवादियों से भिन्न है मुक्तिबोध। और इसी वजह से, उनकी इसी सोच की वजह से, इसी प्रयोग धर्मिता की वजह से उनको प्रयोगवाद में शामिल किया गया, तार सप्तक में उनको शामिल किया गया था। लेकिन अंतर क्या है कि जो प्रयोगवादी हैं, प्रयोगवादियों में और मुक्तिबोध में फर्क क्या है? प्रयोगवादी जो साहित्यकार हैं या प्रयोगवादी लोग हैं, वह व्यक्ति को ज्यादा वरीयता देते हैं। उनके लिए समाज का कोई महत्व नहीं है। वह व्यक्ति को अत्यधिक महत्व देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हमेशा बात करते हैं।
लेकिन मुक्ति बोध समाज को अधिक महत्व देते हैं। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात तो करते हैं, लेकिन मुक्तिबोध का मानना है कि व्यक्ति समाज के अंदर रहकर ही स्वतंत्र है और व्यक्ति के मुकाबले समाज का महत्व बहुत अधिक है। तो ये अंतर है मुक्तिबोध और बाकी प्रयोगवादियों में। तो यहाँ पर यही बात कही गई है, प्रयोगवाद को ध्यान में रहकर ही। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि प्रयोगवाद में एक तरह से प्रयोगवाद के ये गया आगे चल के नई कविता में, नई प्रयोगवाद में भी रहा और नई कविता में स्पष्ट रूप से दिखता है कि दो धाराएं हो गई। एक हो गई अज्ञेय के नेतृत्व में धारा, जिसमें व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया, और दूसरा मुक्तिबोध के नेतृत्व में धारा, जिसमें कि समाज को अधिक महत्व दिया गया। यहाँ पर अज्ञेय के नेतृत्व में जो धारा काम कर रही थी उसमें व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया। तो यहाँ वही चीज लिखी हुई है कि मुक्तिबोध ने हमेशा ही सदा ही समाज को वरीयता दी है। अब हम अगला बिंदु देखते हैं इसका। तीसरा बिंदु है उनके जीवन परिचय का कि उन्होंने धार्मिक अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड, पाखंड आदि का स्पष्ट रूप से विरोध किया है। एक तो मुक्तिबोध घोषित रूप से मार्क्सवादी है, और मार्क्सवाद में क्या कहा गया है? मार्क्सवाद में कहा गया है कि धर्म क्या है? अफीम है। इसको खाकर लोग अपना होश खो बैठते हैं। मार्क्सवाद में कहा गया है कि धर्म क्या है? शोषण का उपकरण है। अच्छा, क्यों ऐसा कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि मार्क्सवाद ये मानता है, मार्क्सवादी लोग ये मानते हैं कि धर्म हमेशा किसी पक्ष में झुका हुआ है, उच्च वर्ग के पक्ष में झुका हुआ है। उसकी जितनी भी मान्यताएं हैं, जितनी भी रस्में हैं, जितनी भी रिवायतें हैं, वो उच्च वर्ग के पक्ष में झुकी हुई हैं। धर्म कभी क्रांति का समर्थन नहीं करता। धार्मिक लोग प्रतिक्रियावादी होते हैं, यथास्थितिवादी होते हैं। धर्म ये कहता है जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। धर्म की उच्च वर्ग से साठगांठ हो जाती है, ऐसा मार्क्सवादी लोगों का मानना है। इसी वजह से मार्क्सवादी लोग हमेशा धर्म का विरोध करते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे यहाँ पर मुक्तिबोध के यहाँ कि मुक्तिबोध घोषित तौर पर मार्क्सवादी साहित्यकार हैं, इसलिए उन्होंने धार्मिक अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड, पाखंड आदि का स्पष्ट रूप से विरोध किया है। आगे की स्लाइड्स में आप देखेंगे, इसकी कोटेशन भी देखेंगे। अति यथार्थवादी, जीवित रहते हुए उनका एक भी काव्य संग्रह नहीं छपा। मुक्तिबोध एक अति यथार्थवादी व्यक्ति है। अति यथार्थवादी कैसे? वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी मार्क्सवाद को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। आमतौर पर आप देखेंगे, चाहे साहित्यिक लोग हों, चाहे सियासी लोग हों या अन्य लोग हों, कि सिर्फ भाषणों में या रचनाओं में ही मार्क्सवादी बने रहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में मार्क्सवाद को नहीं उतारते। लेकिन मुक्तिबोध ने व्यक्तिगत जीवन में मार्क्सवाद को उतारा और 100% विश्वजित बनने की कोशिश की। जो आप ब्रह्मराक्षस में आपने पढ़ा कि व्यक्ति हमेशा किसके बारे में सोचे? समाज के बारे में सोचे। 100% विश्वजित क्या है? जो समाज के बारे में सोचे। तो मुक्तिबोध का वैसा दृष्टिकोण था, वो अति यथार्थवादी व्यक्ति हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे उनका जीवित रहते हुए एक भी काव्य संग्रह नहीं छपा। एक
उसका प्रभाव है दिखा रहे हैं। उनकी इतनी बेहतर, इतनी अच्छी कविताएं थी, उनकी कविताएं तो छपी लेकिन काव्य संज्ञा उनका कभी छप नहीं पाया। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद न जाने कितने लोगों ने उनके ऊपर PhD की, उनके काव्य संज्ञा छापे गए, वो सब हुआ। ये हमारे समाज का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ मुक्तिबोध जैसे एक निष्ठ व्यक्ति को, जो कि पाखंडी नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो अंदर से है वही बाहर से है, वैसे व्यक्ति का एक भी काव्य संग्रह नहीं छप पाता। ये अपने आप में हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारे साहित्यिक जगत के लिए दुर्भाग्य की बात है। और इसी अति यथार्थवादी होने के कारण ही वह सिजोफ्रेनिया रोग का शिकार हो गए। सिजोफ्रेनिया एक बीमारी होती है जिसमें मरीज को ये लगता है कि बाकी, ऐसा उसके दिमाग में भाव आता है बार बार कि बाकी लोग उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। वह अति संवेदनशील हो जाता है। उसे लगता है कि समाज में जो अव्यवस्था चल रही है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। वह हर व्यवस्था के लिए, हर गलती के लिए, हर समस्या के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। सिजोफ्रेनिया के मरीज के साथ यह दिक्कत होती है। ये हमने मुक्तिबोध का जीवन परिचय पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं कि मुक्तिबोध के साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। और जब हम किसी रचनाकार के साहित्य की विशेषताएं पढ़ते हैं तो दो पक्षों में पढ़ते हैं, संवेदना पक्ष और उसका शिल्प पक्ष। तो पहले हम संवेदना पक्ष यानी उनकी संवेदनागत विशेषताएं पढ़ेंगे मुक्तिबोध के साहित्य की। अब हम देखते हैं मुक्तिबोध के साहित्य की संवेदनागत विशेषताएं। मुक्तिबोध के पूरे साहित्य में आप देखेगा, जैसा कि मैंने बताया कि वो क्या है, घोषित तौर पर मार्क्सवादी साहित्यकार है, मार्क्सवादी कवि है। क्योंकि उन्होंने गद्य भी लिखा है, इसलिए साहित्यकार कहना ज्यादा उचित है, रचनाकार कहना ज्यादा उचित है। घोषित तौर पर मुक्तिबोध मार्क्सवादी साहित्यकार हैं, तो इसलिए उनके पूरे साहित्य में आपको वंचित वर्ग के प्रति निष्ठा का भाव दिखेगा। वही भी मार्क्सवादी व्यक्ति होगा, वो वंचित वर्ग के प्रति करुणा का भाव, स्नेह का भाव, संवेदनशीलता का भाव रखेगा। उसे वंचित वर्ग के प्रति झुकाव होगा, उसका स्नेह होगा। तो आप देखेंगे कि ये पूरे साहित्य में मिले। जैसे कि ये 2-3 कोटेशन मैंने उठाए हैं कि मेरे शब्द भाव उनके हैं। जो भी मैं साहित्य में लिख रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो कविता हो, कहानी हो या कुछ और हो, तो उसमें शब्द भले मेरे हैं लेकिन भाव उनके। उनके मतलब किनके? वंचित वर्ग के, जिसे मार्क्सवाद में क्या बोला गया है? सर्वहारा वर्ग बोला गया है। मार्क्सवाद में इसी को सर्वहारा। मार्क्सवाद के अनुसार 2 वर्ग होते हैं, एक होता है बुर्जुआ और दूसरा होता है सर्वहारा। बुर्जुआ वर्ग कौन है? ऐसा वर्ग जो मुनाफे का अधिकांश भाग खा लेता है, हड़प लेता है और ये शारीरिक श्रम नहीं करता। ऐसा वर्ग है बुर्जुआ वर्ग, यानी पूंजीपति वर्ग। इसमें कौन आता है? बड़े बड़े सेठ, साहूकार, महाजन, शेयर में काम करने वाले, ये सब लोग आएंगे। और दूसरा वर्ग क्या है? दूसरा वर्ग है सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग का मतलब क्या है? सर्वहारा वर्ग का मतलब ऐसा वर्ग जो शारीरिक श्रम कर रहा है। इसमें कौन सा वर्ग आता है? इसमें आता है मजदूर लोग, मेहनत कश लोग, तो वो सर्वहारा में आते हैं। तो यहाँ पर उसी सर्वहारा वर्ग की चर्चा हो रही है। तो उनकी वंचित वर्ग के प्रति स्पष्ट रूप से निष्ठा दिखाई पड़ती है। जैसे कि ये मेरे पथ और मेरे पैर और पथ मेरा, मेरा अंत और अथ मेरा, किंतु ऐसे किंतु चाव उनके हैं। उनके का मतलब इस सर्वहारा वर्ग की तरफ ही इशारा हो रहा है। इशारा कुछ जो भी मेरे साहित्य में दिखता है ये उनके लिए है, मतलब उनके प्रति ही मैं लिख रहा हूँ, उनकी दशा का ही मैं वर्णन कर रहा हूँ। ये देखिए आप। और देखिए इसे उदाहरण,
इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए। जो भी स्थिति है वंचित वर्ग की, हमें उससे बेहतर व्यवस्था चाहिए ताकि उनकी स्थिति को हम बेहतर कर सकें और बेहतर हालत में ला सकें। हम पूरी दुनिया साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए। सफाई किस चीज करनी है? पूंजीवाद की। जो पूंजीवाद है, भेदभाव है, अव्यवस्था है, शोषण है, उस सब की हमको सफाई करनी है। उसके लिए क्या चाहिए? मेहतर चाहिए। और वह मेहतर मैं हो नहीं पाता। वो मेहतर अपने लिए बोल रहे हैं मुक्तिबोध कि मैं उस तरह से विश्व तेजस नहीं हो पा रहा हूँ, उस तरह से उन लोगों के लिए योगदान नहीं कर पा रहा हूँ जैसा मुझे करना चाहिए। आके इसी तरह सोचते सोचते उनकी वो हालत हो गई थी, वो सिजोफ्रेनिया के मरीज हो गए थे। तो ये उनके प्रति मुक्तिबोध का लगाव, उनके प्रति निष्ठा ही दिखा रहा, उनके प्रति समर्पण का भाव ही ये दिखा रहा है। मुक्तिबोध ने पूंजीवाद का स्पष्ट शब्दों में विरोध किया है। तो मार्क्सवादी कवि तो है ही, तो स्पष्ट शब्दों में आपको पूंजीवाद का विरोध मिलेगा। वजह क्या विरोध करने की? वजह यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था में आप देखेंगे जिस तरह से निम्न वर्ग का शोषण होता है, पूंजीवादी व्यवस्था में जिस तरीके से निम्न वर्ग का शोषण होता है, तो कहा जाता है उसे भले दिखाई न पड़ता हो, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर व्यक्ति बिकने को मजबूर है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि खरीद रखा है। उसकी पूंजीवादी व्यवस्था का ये रूप है। इस तरह से समाज में विषमता बढ़ती है। अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। और उसी के रूप है बाद में कि आप देखेंगे विभिन्न तरह की हिंसा, चाहे नक्सलवाद हो, या इस तरह की जो हिंसा देखेंगे, वो यही कारण है कि ये सब फैलती हैं। समाज में जिस तरह से विषमता फैलेगी, विषमता कई तरह की होगी। जैसे कि न सिर्फ विषमता, धन की विषमता तो होगी, उसके अलावा शिक्षा की विषमता होगी, फिर ये अन्य रूपों में फैलेगी, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, या इन सब रूपों का आश्रय लेकर भी ये वर्गवाद, वर्गभेद फैलता जाएगा। तरह तरह का रूप लेकर ये वर्गवाद, वर्गभेद फैलता जाएगा। नक्सलवाद जैसी समस्याएं फैल जाएंगी देश में। नक्सलवाद जो फैला था वो सामंतवाद का सही फैला था, और सामंतवाद भी एक तरह से पूंजीवाद का ही एक रूप है। यह साम्राज्यवाद भी पूंजीवाद का ही एक रूप है। और साम्राज्यवादी शोषण कैसा होता है, ये आपने अंग्रेजों के शासनकाल में देखा है, सुना है, पढ़ा है। साम्राज्यवाद भी पूंजीवाद का ही एक रूप है। तो इस तरह की समस्याएं आपको, जैसे मूलभूत सुविधाओं की अभाव, आदमी की शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, इस तरह की सुविधाएं भी नहीं नसीब होंगी, नहीं उपलब्ध होंगी। ये सब पूंजीवाद के कारण उत्पन्न हुए लक्षण है। अब ये विषमता सिर्फ तो इसमें नहीं होगी, ये आपकी विषमता सियासत यानी राजनीति में भी फैल जाएगी। हर जगह इस विषमता का न्यायिक व्यवस्था में भी फैल जाएगी, हर जगह दिखेगा। तो इस वजह से इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया है। विरोध कैसे कैसे है ये देखिए। तू है मरण, तो किसके लिए बोल रहे हैं? यह पूंजीवाद के लिए ही बोल रहे हैं मुक्तिबोध कि तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तू बेकार है। पूंजीवाद के लिए कह रहे हैं वो। तू है मरण, तू है व्यर्थ, तू है रिक्त, तेरा ध्वंस केवल है तेरा, मतलब तेरा ध्वंस होना ही चाहिए और कोई उद्देश्य नहीं है। तेरा ध्वंस होना ही चाहिए, होगा ही। तो वही उन्होंने कहा, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा। पूंजीवाद का नाश ही हमारा उद्देश्य है। हम सबका उद्देश्य होना चाहिए, हमारे समाज का उद्देश्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद विभेद पैदा करता है, विषमता पैदा करता है, भेदभाव पैदा करता है, और समाज में शोषण की व्यवस्था उत्पन्न करता है। वो मानव के बीच में अंतर पैदा कर देता है। और दूसरे के कोटेशन देख लीजिए, उनके वो है स्थूल हाथ, मनमाने बलशाली। पूंजीवाद बहुत शक्तिशाली है, लगते हैं खतरनाक। स्थूल क्यों बोला गया? क्योंकि गतिशील नहीं है किसी भी तरह से, न शारीरिक तौर पर और न मानसिक तौर पर। शारीरिक तौर पर क्यों नहीं है? क्योंकि वो कार्य नहीं करते, मेहनत नहीं करते।
और मानसिक तौर पर क्यों नहीं है? मानसिक तौर पर इसलिए गतिशील नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं कि जो व्यवस्था अभी बनी है वैसी ही व्यवस्था बनी रहे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आए। तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से स्थूल है। उनके वे स्थूल हाथ मनमाने बलशाली लेकिन प्रभावशाली शक्तिशाली बहुत है। लगते हैं खतरनाक, जाने पहचाने से लगते हैं मुक्त। ये पूंजीवाद की विशेषता बता रहा है कि वो हमारे इर्द गिर्द ही है, हम लोगों के सामने है, वो इतने शक्तिशाली है, पूंजीवाद इतना खतरनाक है, हालांकि वो जाना पहचाना सा हमको लगता है क्योंकि वो हमारे इर्द गिर्द ही हमारे बीच में व्याप्त है। आगे लिखिए एक और कोटेशन, छोड़ो हाय केवल घृणा और दुर्गंध, तेरी रेशमी वह संस्कृति गंध। ये पूंजीवाद के लिए कह रहे हैं कि ऊपर से तो बड़ा रेशमी बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ी अच्छे अच्छे शब्द हैं इसमें, ऊपर से वो कल्चर्ड दिखता है बहुत, लेकिन अंदर क्या है? सिर्फ घृणा और दुर्गंध के अलावा इसमें कुछ नहीं है। इसमें इतना भेदभाव, इतना विषमता और इतना शोषण है। शोषण भी हर तरह का, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे और भी यौन शोषण से लेके हर तरह का शोषण पूंजीवाद के अंदर आपको देखने को मिलेगा। विपन्नता के प्रति स्वाभिमान की भावना। समाजवाद में या मार्क्सवाद में आप देखिएगा, मजदूर को इस बात का घमंड होता है कि वो अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, जो मेहनत का व्यक्ति है, मजदूर है, उसको ये घमंड है, स्वाभिमान होता है, वो अपनी मेहनत से सबका पेट भर रहा है, चाहे किसान हो मजदूर हो, वो अपनी मेहनत से पूरी दुनिया का पेट भर रहा है, पूरी दुनिया को वस्त्र पहना रहा है, पूरी दुनिया को वो घर दे रहा है रहने के लिए। उसे इस बात की शर्म नहीं आती कि मैं एक शारीरिक काम कर रहा हूँ, निम्न कोटि का काम कर रहा हूँ, बल्कि वो उस कार्य के प्रति गौरव की भावना रखता है। वो जानता है कि मेरा काम कहीं से भी निम्न कोटि का नहीं है, वो शारीरिक काम है लेकिन वह एक गौरवशाली काम है, एक गौरव की भावना रहती है। तो ये चीज आप इसमें आप देखेंगे, स्वाभिमान की भावना दिखेगी। ये देखिए, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, साहस स्वीकारा है। गरीबी है, गरीबी है तो क्या हुआ है, इसमें भी हमको गर्व है। ये गंभीर अनुभव सब हमको इतने अनुभव हुए हैं, इतने तरह के जीवन के अनुभव है, व्यवहारिक इतने अनुभव है जितना एसी में बैठने वाले व्यक्ति को कभी नहीं होंगे। गरीबी ये गंभीर अनुभव सब है, ये विचार है वैभव सब। हमारे मन में इतने तरह के जो विचार आते हैं, चाहिए मुझे मेरा पाषाण, चाहिए मुझे मेरा असंग बबूलपन। बबूलपन मतलब जीवन का खुरदरापन। एक तो जीवन में है कि खुरदरापन कि एकदम सपाट सा जीवन चला रहा। आप पैदा हुए बड़े अच्छे रईस घर में, फिर आप हमेशा कॉन्वेंट में हमेशा आप उच्च वर्ग की आपने शिक्षा प्राप्त की, फिर आपकी एक उच्च वर्ग की किसी कारपोरेट कंपनी में नौकरी लग गई। ये है कि जीवन आपका बड़ा स्मूथली, इसे बोलते हैं, बड़ा आसानी से सीधे सीधे चलता रहा। वो जीवन आपका यूं जा रहा है, यूं, बस इससे ज्यादा ऊपर नीचे अंतर नहीं है आपके जीवन में। क्योंकि आप शुरू से ही एक तय जो आपकी बीमाएं थी उसी के अंदर ही आप उसी एक दायरे में, एक बंधे हुए दायरे में आपने जीवन काट दिया। दूसरा जीवन होता है कि आपने शुरू से ही विषमता का आपको सामना करना पड़ा, तो आपका जीवन ही ऊपर नीचे जाएगा। कितनी बार आपकी बड़ी विपत्तियां होंगी घर में कि आप अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं, आपको शिक्षा वैसे स्कूल में दाखिला नहीं हो पाया जैसा आप चाहते थे, या बीच में आपको शिक्षा रोकनी पड़ी घर में किन्हीं परिस्थितियों का, इस तरह की चीजें भी आएंगी। तो वो माना जाता है कि जीवन में बहुत विषमता है, बड़ा परिश्रम करना पड़ा। तो वही इसी खुरदरेपन की बात हो रही है कि जीवन में इतने विषम अनुभव रहे कि बबूल की तरह, बबूल आपने जो देखा होगा कितना कांटेदार वृक्ष होता है, बड़ा ही खुरदरा वृक्ष होता है, उसकी छाल भी आप देखेंगे तो बहुत खुरदरी रहती है। तो वही भाव इस कविता में लाया गया है। बबूलपन का मतलब उस खुरदरेपन से है, जीवन में जो बुरे अनुभव हुए, जो विषमताएं रही, उसी से इसका अर्थ खुरदरेपन का अर्थ खुलता है। तो वही उसी पर कवि ने बोला है कि मुझे अपने उस खुरदरेपन पर, जो कि मेरे जीवन में जो विषमतापूर्ण अनुभव रहे हैं, जो भी अच्छे और बुरे अनुभव रहे हैं, मुझे उस पर घमंड है, मुझे उस पर गौरव है, मुझे उस पर नाज है। तो यहाँ पर एक तरह से वो जो वंचित वर्ग है उसका वो समर्थन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वंचित वर्ग के लिए सोचने की बात या शर्म करने की बात नहीं है, उन्हें घमंड होना चाहिए अपने कार्य पर। उसी का जिक्र है यहाँ पर, साम्यवाद का समर्थन।
जैसा कि अभी तक भी आपने लोगों ने देखा, मुक्तिबोध घोषित तौर पर साम्यवादी हैं और उनकी पूरी के पूरे साहित्य में, सभी रचनाओं में साम्यवाद का समर्थन स्पष्ट रूप से मिलेगा। स्पष्ट रूप से साम्यवाद का समर्थन मिलेगा। जैसे कि आप ये देखिए, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, ये किस चीज का वर्णन है? यह सामाजिक क्रांति का वर्णन है। और सामाजिक क्रांति ऐसी वैसी नहीं, शस्त्रपूर्ण क्रांति। उसका वर्णन है कि कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। उसी का वर्णन किया गया है कि कैसे सशस्त्र क्रांति घटित हो गई। हालांकि इसके लिए फिर मुक्तिबोध को फैंटेसी शिल्प का सहारा लेना पड़ा है, लेकिन जो मार्क्सवादी की सशस्त्र क्रांति की बात है तो उसकी रचनाओं में दिखती है। शोषणवादी धार्मिक व्यवस्था का विरोध। मुक्तिबोध ने, मैंने जैसा बताया कि धर्म क्या है, शोषण का एक उपकरण है, ऐसा जो साम्यवादी व्यक्ति हैं, साम्यवादी समीक्षक हैं, ऐसा वो मानते हैं। इस वजह से मुक्तिबोध ने ही शोषणवादी धार्मिक व्यवस्था का विरोध किया है। देखिए, इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति, यह सौंदर्य, वह व्यक्तित्व, ईश्वर भक्ति, वो ईश्वर भक्ति को लेकर कटघरे में खड़े कर रहे हैं ईश्वर भक्ति को, और ये बात कह रहे हैं कि जी इतना दिव्य है, इतना भव्य है, इतना सब कुछ है ईश्वर भक्ति वो, लेकिन सब कुछ क्या है? एक शोषण का एक उपकरण है। इसके जरिए शोषण ही बढ़ता है, समाज में विषमता और भेदभाव ही बढ़ती है, क्योंकि ये सब कहीं से भी क्रांति का समर्थन नहीं करते। ये सब कभी भी भेदभाव या विषमता हटाने की बात नहीं करते। ये सब उस जो सामंतवादी व्यवस्था है या पूंजीवादी व्यवस्था है, इस सब का विरोध कभी नहीं करता धर्म, इसलिए वो धर्म का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर धार्मिक व्यवस्था का, शोषणवादी धार्मिक व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। सहिष्णुता के प्रति स्वीकार भाव, इसमें मुक्तिबोध के साहित्य में दिखेगा आपका कि मुक्तिबोध ने जो लिखा है वो जीवन का अनुभव लिखा है, और सहिष्णुता के प्रति उनकी स्वीकारता है। वो कोई भी ऐसी काल्पनिक चीज या हवाई चीज अपने साहित्य में नहीं डालते हैं, कहीं नहीं लिखते हैं। वो कोई भी रोमांटिक चीज या कोई भी भावुक चीज आपको उनके साहित्य में नहीं मिलेगी। उनके साहित्य में बिल्कुल ठोस यथार्थवाद मिलेगा, ठोस बबूलपन, जो हमने पढ़ा कि जीवन का जो खुरदरापन है वो आपको दिखाई देगा, और सारी चीजें जो भी जीवन में सहिष्णुता है उसको वैसा का वैसा उन्होंने लिया है। उनके साहित्य में कहीं भी भावुकता या रोमानियत नहीं मिलेगी। उनके साहित्य में हमेशा सहजता मिलेगी, यथार्थवाद मिलेगा। तो वही देखिए, विचार आते हैं लिखते समय नहीं, पत्थर ढोते वक्त। ये सब कौन करता है? मजदूर करता है। कौन करता है? सर्वहारा वर्ग करता है। जो रेशमी कलमों वाला राइटर होगा, लेखक होगा, उसको कब विचार आएंगे? जब वो गद्दे में, सोफा में बैठकर आराम कर रहा होगा। लेकिन जो भी सर्वहारा वर्ग का लेखक होगा, सर्वहारा वर्ग का साहित्यकार होगा, सर्वहारा वर्ग का कवि होगा, उसको विचार कब आएंगे? इस सब काम करते वक्त, पत्थर ढोते वक्त, पीठ पर उठाते वक्त बोझ, सांप मारते वक्त पिछवाड़े, बच्चों की नेकर हचीटते वक्त, मतलब धोते वक्त। ये हचीटना यानी एक तरह से देशज शब्द है। और ये सब काम करते वक्त विचार आते हैं। एक सर्वहारा का जो कवि होगा उसको ऐसा। तो ये सब चीजें जो दैनिक जीवन की चीजें हैं, जो निम्न वर्ग के व्यक्ति करते हैं, जो मजदूर वर्ग के व्यक्ति करते हैं, उनको उन्होंने सहिष्णुता से स्वीकार किया है, यथार्थ को स्वीकार किया है, और यथार्थवादी ही उनकी रचनाएं हैं। मुक्तिबोध की साहित्यिक संवेदना का हम अगला बिंदु देखते हैं कि सामाजिक क्रांति के प्रति निष्ठा। उन्होंने स्पष्ट रूप से सामाजिक क्रांति के प्रति निष्ठा का समर्थन किया है, क्योंकि उनका मानना है कि जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें शोषण मौजूद है। भले ही पहले की तुलना में शोषण की मात्रा कम हो, लेकिन शोषण अभी भी मौजूद है। इसको अभी और बेहतर बनाना है। और उसके लिए क्या चाहिए? सामाजिक क्रांति चाहिए। अच्छा, क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति यानी
उर्दू में इसी को बोला जाता है इनकलाब। तो ये क्रांति है क्या? ये तो परिवर्तन होता ही है दुनिया में। बौद्ध दर्शन है परिवर्तनवाद, वो कहता है कि दुनिया में प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है। यही सत्य बात है कि दुनिया में प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन चल रहा है। तो परिवर्तन तो सत्य है इस जगत का, लेकिन क्रांति क्या है? क्रांति उस अवस्था को कहते हैं जब परिवर्तन की प्रक्रिया बड़ी तेज हो, एक का एक ढेर सारा, चाहे वो आपका राजनीतिक जगत में हो, सामाजिक जगत में हो, या अन्य क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, ये सारे क्षेत्रों में एक साथ तेजी से जब परिवर्तन होता है तो उसको बोला जाता है क्रांति। जैसे क्रांति के आपने बहुत सारे उदाहरण पढ़े होंगे। एक तो आपने पढ़ा होगा औद्योगिक क्रांति, या आपने पढ़ा होगा नगरीय क्रांति भी पढ़ा होगा। ये नगरीकरण बोला जाता है, उसे नगरीय क्रांति भी बोल दिया जाता है कई बार। क्योंकि इसमें बड़े दूरगामी परिवर्तन हुए जिन्होंने मानव जीवन के हर पहलू को स्पर्श किया और बड़ी तेजी से परिवर्तन हुए, तेजी से और बड़े दूरगामी। ये दोनों चीजें होंगी तो उसको क्रांति बोला जाएगा, ऐसे परिवर्तन होगा। तो औद्योगिक क्रांति देखेंगे आप, नगरीय क्रांति देखेंगे आप, इसके अलावा भी आप फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इस तरह की बहुत सारी क्रांतियां पढ़ते हैं। 1857 का जो कुछ लोग विद्रोह बोलते हैं, कुछ लोग क्रांति बोलते हैं उसको भी। तो आप देखेंगे क्रांति, ये चीजें हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, सामाजिक क्रांति की प्रतिनिधित्व। तो आप देखेंगे इसे कहने दो, ये उदाहरण है उसका। मैंने बताया था सामाजिक क्रांति क्या मतलब है। कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, सफल जीवन बिताने में हुए असमर्थ तुम, उपेक्षा के कारण निरर्थक हुए व्यर्थ तुम। ये दिखा रहे हो कि अगर सामाजिक क्रांति नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमें हमेशा उस तरफ, सामाजिक क्रांति की तरफ हमेशा कोशिश करनी है। हम अगर सामाजिक क्रांति की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उस तरफ कोशिश कर रहे हैं, तो भले पूंजीवादी व्यक्ति कुछ भी कहे कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ हुआ। पूंजीवादी किस दृष्टिकोण में व्यर्थ कहेंगे कि तुम्हारा जीवन ऐशो आराम में नहीं कटा, तुम्हारा जीवन इस तरह नहीं कटा कि तुम अपनी जिंदगी बड़े आराम से बसर कर पाते, बड़े कंफर्टेबली, बड़े अच्छे ढंग से, जैसा कि उच्च वर्ग व्यतीत करता है वैसा कर पाते। इसलिए पूंजीवादी कहेंगे कि तुम असमर्थ रहे। लेकिन उनको बोलने दो, मैं अगर सामाजिक क्रांति की ओर, मैं अगर समाजवादी की तरफ अग्रसर हूँ, उस तरफ मेरा थोड़ा भी योगदान है, तो मेरा जीवन समर्थ है, मेरा जीवन सफल है, मेरा जीवन का अर्थ है। तो ये सामाजिक क्रांति के प्रति उनकी निष्ठा को दिखाता है। और मैंने बताया ही था अभी कि सामाजिक क्रांति क्यों जरूरी है। अब हम देखते हैं अगला बिंदु, इसका 8वां पॉइंट है, निष्क्रिय बुद्धिजीवियों के प्रति मुक्तिबोध को बड़ा रोष है। वो उसका वजह क्या है? क्योंकि मैंने बताया है कि मुक्तिबोध क्या है, किस तरह के व्यक्ति हैं। मुक्तिबोध ऐसे मार्क्सवादी हैं, ऐसे समाजवादी हैं जिन्होंने जीवन में अपने समाजवाद को उतारा है। इसलिए ऐसे बुद्धिजीवी जो सिर्फ भाषणों में अपने या अपनी रचनाओं में ही मार्क्सवाद का समर्थन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उनके मार्क्सवाद नहीं है, समाजवाद नहीं है, साम्यवाद नहीं है। वैसे बुद्धिजीवियों का उन्होंने स्पष्ट रूप से विरोध किया है। वैसे बुद्धिजीवियों के प्रति उनका रोष निखर के सामने आता है। जैसे कि सामाजिक महत्व की गिलोरियां खाते हुए, ये एक तरह से व्यंग है, या आप देखिएगा कि सामाजिक महत्व की गिलोरियां खाते हुए ये एक तरह से व्यंग कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं मुक्तिबोध कि बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़े रचनाएं लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं ऐसे लोग, बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, कहाँ संगोष्ठियों में। वो सामाजिक महत्व की गिलोरियां खाते हुए असत्य की कुर्सी पर आराम से बैठे हुए, ये उन लोगों पर व्यंग कर रहे हैं, ऐसे बुद्धिजीवियों पर जो पाखंडी है, जो बोलते कुछ और हैं लेकिन सच में जीवन में और कुछ कर रहे हैं। वो अयासी कर रहे हैं, खुद कुर्सी की ताक में रहते हैं और बात करते हैं समतावाद की, समाजवाद की, मार्क्सवाद की। तो उन पर व्यंग किया है मुक्तिबोध ने। ब्रह्म राक्षस कविता पढ़ेंगे तो ब्रह्म राक्षस कविता वास्तव में है क्या?
वास्तव में उसमें मुक्तिबोध का ही एक अंतर्द्वंद दिखाया गया है। मुक्तिबोध के मन का ही द्वंद दिखाया गया है कि किस तरह मन का उनके एक हिस्सा कुछ और बोलता है, दूसरा हिस्सा कुछ और बोलता है। मन के जो दो हिस्से हैं चक्की की पार्ट की तरह, तो चक्की का एक पार्ट क्या होता है, आत्मचेतक बनना चाहता है, और दूसरा पार्ट विश्वचेतक। तो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष है या मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष है। तो ये आप देखेंगे इसी तरह का द्वंद्व, उनका अंतर्द्वंद आपको पूरे मुक्तिबोध के साहित्य में मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल उसका देखिए, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं। चौराहे क्या होता है, ये सिर्फ चौराहा क्या होता है, चार तरफ से रास्ते मिलते हैं। अब कोई व्यक्ति चौराहे में पहुंचा, अगर वो नई जगह जा रहा है, उसे पता नहीं रहता कि उसे किस दिशा में, इस दिशा में जाना है कि यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है, तो वो असमंजस की स्थिति में होता है, उलझन की स्थिति में होता है। तो वही बोल रहे हैं, ये मानसिक द्वंद का प्रतीक है, द्वंद खींचा है मुक्तिबोध में मानसिक द्वंद का, कि मुझे हर बार ये निर्णय करने में असुविधा होती है, असमर्थता होती है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उससे समाज को क्या लाभ होगा, कितना लाभ होगा। इसलिए बोलते हैं कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं। ये असमंजसता होती है, मैं असमंजस में फंस जाता हूँ, मैं उलझन में फंस जाता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ कितना लाभदायक होगा समाज के लिए। मैं एक काम करूँ तो किस ढंग से करूँ, इस ढंग से करूँ कि इस ढंग से करूँ कि इस ढंग से करूँ। उसी का बिंब मुक्तिबोध ने उस चीज का बिंब यहाँ पर खींचा है। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए। दूसरी एक कविता की लाइन देखिए कि मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा। मतलब हर एक वंचित व्यक्ति में जो आत्मा है, जो कि बेचैन है, जो परेशान है, या हर एक संवेदनशील व्यक्ति में, जो भी मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी है, संवेदनशील व्यक्ति है, उसके मन के अंदर एक अधीर आत्मा है, जिसके अंदर द्वंद है। अभी तक हमने पढ़े मुक्तिबोध के साहित्य की संवेदनागत विशेषता है कि उनकी संवेदना में क्या क्या बिंदु है, क्या क्या चीजें उनकी, क्या क्या वस्तुगत विशेषताएं उनकी संवेदना में है, कितने आयाम हैं उनकी संवेदना के, ये अभी हमने देखे। अब हम उनके शिल्पगत विशेषताएं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, शिल्प का मतलब है कि कवि अपनी बात को कैसे, किस ढंग से अभिव्यक्त करना चाहता है। अभिव्यक्ति के बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग तरह तरह से अलग अलग रचनाओं में अलग अलग ढंग से, कई बार तो ऐसा आप देखेंगे कि एक ही रचनाकार अलग अलग ढंग से अलग अलग रचनाओं में अपनी चीजों को व्यक्त करता है, अलग अलग तरकीब इस्तेमाल की जाती है, तो वो शिल्प कहलाता है। अब हम मुक्तिबोध के शिल्प की चर्चा करते हैं। मुक्तिबोध के जो शिल्प की एक खास चीज है, जो अच्छा ये चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाता है, मुक्तिबोध से सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो ये फैंटेसी शिल्प के ऊपर और दूसरा मुक्तिबोध के द्वंद के ऊपर अक्सर प्रश्न आते हैं। तो हम दोनों चीज देखेंगे, वो द्वंद वाला बाद में आएगा आपका। अभी हम मुक्तिबोध के फैंटेसी शिल्प की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मुक्तिबोध का फैंटेसी शिल्प, फैंटेसी शिल्प का मतलब है भाववादी शिल्प या गैर यथार्थवादी शिल्प। इसको इस नाम से भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, तब याद रखिएगा। फैंटेसी शिल्प को गैर यथार्थवादी शिल्प भी कहा जाता है और इसको भाववादी शिल्प भी कहा जाता है। आप हम देखते हैं कि फैंटेसी क्या है और शिल्प क्या है, दोनों शब्दों को अलग अलग करके देखते हैं, फिर समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, अब मुक्तिबोध के यहाँ कैसे इसका इस्तेमाल हुआ है। तो हम देखते हैं फैंटेसी। फैंटेसी का क्या मतलब है? फैंटेसी का मतलब है काल्पनिकता। कोई भी ऐसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, इस दुनिया में उसका अस्तित्व नहीं है, वो चीज काल्पनिक कही जाती है। तो फैंटेसी का मतलब हुआ काल्पनिकता। साहित्य में कैसे फैंटेसी होती है, आप पुराने उपन्यास पढ़ेंगे, जैसे कि चंद्रकांता।
उसमें आप देखेंगे अय्यार लोग गजब गजब के काम करते हैं जो कि इस दुनिया में लोगों के द्वारा संभव नहीं है। सुपर पावर है उनके पास। पुराने नायकों की आप राजा रानियों की कहानियां पढ़ेंगे, राक्षसों की मायावी कहानियां पढ़ेंगे, तो उनके पास ऐसी ऐसी शक्तियां होती थी कि जिससे वो अतिमानवीय कार्य कर पाते थे, ऐसी ऐसी चीजें कर पाते थे, रूप बदलने से लेके उड़ने से लेके तरह तरह की शक्तियां। तो वो सब कहानियां या वो सब साहित्य फैंटेसी कहलाता है। तो अब ये देखते हैं कि फैंटेसी जैसे कि रचनाओं के दो हिस्से होते हैं या दो पक्ष होते हैं दृष्टिकोण के या विश्लेषण के। कौन सा? शिल्प पक्ष और दूसरा संवेदना पक्ष। तो अब फैंटेसी भी दोनों तरह से हो सकती है, दोनों पक्ष में हो सकती है। शिल्प में भी फैंटेसी हो सकती है और संवेदना में फैंटेसी हो सकती है। ये फैंटेसी शिल्प में फैंटेसी, संवेदना में फैंटेसी का मतलब क्या हुआ? संवेदना में फैंटेसी का मतलब है कि जो मूल कहानी है, जो मूल कथा वस्तु है, जो रचना वस्तु है, उसी में फैंटेसी हो, अर्थात मूल कहानी जो बनी है, बनावट है कहानी की, उसी में काल्पनिकता हो, यानी फिक्शन हो कहानी। तो वैसी कहानी है जैसे कि हम बताए चंद्रकांता, पुराने राजा रानियों की कहानियां जो आपने चंद्रमामा में पढ़ी होगी, वो सब संवेदना में फैंटेसी है। पुराने उपन्यास जितने आपने पढ़ेंगे आप प्रेमचंद से पूर्व के, उसमें इस तरह की चीजें दिखाई पड़ेंगी, तो वो कहलाएगी संवेदना में फैंटेसी। जबकि विषय वस्तु काल्पनिक हो, वो इस दुनिया में धरातल पर अस्तित्व में नहीं हो, वैसी विषय वस्तु। या आप ये पढ़ेंगे कार्टून जितने पढ़ेंगे पुराने नागराज से लेके ढेर सारे कार्टून, वो सब काल्पनिक वो सब फैंटेसी वाले हैं। उनमें जो फैंटेसी है वह संवेदनात्मक फैंटेसी है, संवेदना में ही फैंटेसी है उनमें। अब दूसरी चीज देखते हैं शिल्प में फैंटेसी। अभी तक पढ़ा कि संवेदना में फैंटेसी है। शिल्प में फैंटेसी का मतलब है कि जो विषय वस्तु है रचना की, जो रचना की विषय वस्तु है या मूल कथा है, वो तो वास्तविक हो। कभी जो कहना चाहता है जिस चीज को, वो तो यथार्थवादी है, इस दुनिया में अस्तित्व में है। मूल वस्तु तो यथार्थवादी है, लेकिन वो वस्तु ऐसी है, इतनी गतिशील है, इतनी जटिल है कि सामान्य रूप से उसको कह पाना, साहित्य की भाषा में कह पाना, लिखित भाषा में कह पाना संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तब क्या किया जाए ऐसी परिस्थिति में? वो इतना जटिल है, इतना गतिशील यथार्थ है कि उसको सामान्य तौर पर या सामान्य भाषा में कह पाना संभव ही नहीं है। वैसी परिस्थिति में क्या होता है? वैसी परिस्थिति में साहित्यकार, एक कुशल साहित्यकार किस चीज का यूज करता है? फैंटेसी का इस्तेमाल करता है। इसमें शिल्प में जटिल और गतिशील यथार्थ को पकड़ने के लिए, जटिल और गतिशील यथार्थ को पकड़ने के लिए कोई भी रचनाकार शिल्प में फैंटेसी का प्रयोग करता है। अब शिल्प में फैंटेसी का प्रयोग कैसे होगा? उसके लिए क्या करता है रचनाकार? व्यक्ति के मन में प्रवेश करता है। और फिर अपनी जो बात करना चाहता है वैसा करता है। जैसे कि आप देखेंगे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे और समझ में आएगा कि ब्रह्म राक्षस में आप जब देखेंगे ना, तो मन के दो पार्ट की बात करता है। तो वो मन के अंदर प्रवेश कर गया, उसके बाद बात करता है कि फंस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पार्टों के बीच। वो कठिन पार्ट क्या है? मन के पार्ट है। मान ली चक्की है ये, तो चक्की के दो पार्ट हैं, तो मन के दो पार्ट हैं। फंस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पार्टों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीचे। तो जो बात कर रहा है वो मन के अंदर जाके प्रवेश करके बात कर रहा है कि क्या क्या चीजें हुई। तो ये कहलाता है शिल्प में फैंटेसी। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए कि शहर के उसूर खंडहर की तरफ परित्यक्त सुनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। ये क्या किसी का जिक्र हो रहा है? ये जिक्र हो रहा है कि जो कवि है वो पाठक के मन में प्रवेश कर रहा है।
कि मन में अचेतन मन की बात हो रही है कि सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में, यदि शहर की उसूर खंडर की तरफ, मतलब समाज दैनिक जीवन चल रही है, कभी उससे ध्यान हटा के मन के अंदर प्रवेश करने की बात कर रहा है, इसलिए उसी चीज का बिंब उतारा गया है। तो ये कहलाता है आपका शिल्प में फैंटेसी। फिर इसके आगे जो ब्रह्म रक्षक में आता है कि मन के दो पाठ, उस शिल्प में फैंटेसी का ही सटीक उदाहरण है। या जो ये कथन देख के मुक्ति बोध का, मैं विचरण करता सा हूँ एक फैंटेसी में, उन्होंने स्वयं भी स्वीकार रहा है, मैं विचरण करता सा हूँ एक फैंटेसी में, ये निश्चित है कि फैंटेसी कल वास्तव में होगी। यानी कि जो मैं आज कल्पना करता हूँ कि कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, अर्थात सामाजिक क्रांति हो गई, हर जगह समानता का राज हो गया, वो आज भले मैं फैंटेसी में बात कर रहा हूँ, मैं फैंटेसी में इस चीज की चर्चा कर रहा हूँ। फैंटेसी में क्यों? कि वास्तव में कहीं सामाजिक क्रांति हुई नहीं है अभी, लेकिन मुझे उम्मीद है होगी, ऐसा मुक्ति बोध का मानना है। मैं विचरण करता सा हूँ एक फैंटेसी में, यह निश्चित है कि फैंटेसी कल वास्तव में होगी, ये मुक्ति बोध का मानना है। तो ये फैंटेसी का उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया है, स्वयं ये शब्द दिया उन्होंने। जानदार प्रभावशाली भाषा, मुक्ति बोध की जब आप कविताएं पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, तो वो मुक्ति बोध की जो कविताएं हैं, साहित्य है, आप देखेंगे छायावाद के ठीक बाद से ही प्रगतिवाद आरंभ होता है। छायावाद 1936 में खत्म होता है, 1936 से 1945 तक चलता है प्रगतिवाद, 36-45 तक। तो ठीक है, छायावाद की बात का समय प्रगतिवाद है। छायावाद की भाषा आप देखेंगे कैसे कि बहुत ही कोमल कांत, बहुत ही कोमल कांत थी, बहुत ही मधुर थी। उसकी वजह क्या थी? उसको उस भाषा को उस तरह के भावों को प्रकट करना था, कोमल कांत भावों को प्रकट करना था, छायावादी भावों को प्रकट करना था। इसलिए ये भाषा कैसी थी? कोमल कांत थी, मधुर थी। बहुत सारे नए नए शब्द गढ़े गए थे उस समय, जैसे स्वर्णिम, मधुरिम, ये सब जो शब्द थे इतने मधुर शब्द थे। और मुक्ति बोध का क्या है यथार्थ? मुक्ति बोध का जो यथार्थ है वो कैसा? एकदम कठोर है, खुरदरा है, भयानक है। इसलिए जैसा यथार्थ है, जैसा कथ्य है, वैसी उसी हिसाब से भाषा भी बदलनी चाहिए। अगर कठोर या यथार्थ को हम मधुर भाषा में प्रकट करेंगे तो प्रभावशाली नहीं होगा। इसीलिए जैसा यथार्थ है वैसे ही भाषा बदल जाएगी। तो मुक्ति बोध का यथार्थ कैसा है? मुक्ति बोध का यथार्थ कठोर है, कैसा है? भयानक है और खुरदरा है। इसीलिए मुक्ति बोध की भाषा भी कैसी हो जाएगी? कठोर होगी, थोड़ा खुरदरी होगी, लेकिन जानदार होगी, क्योंकि यथार्थ है और कठोर यथार्थ है, कठोर और कटु यथार्थ है, इसलिए भाषा जानदार होगी। इसीलिए लिखा है जानदार और प्रभावशाली भाषा का मुक्ति बोध ने इस्तेमाल किया है। और भी उनकी भाषा की विशेषताएं देखें, जैसे सभी प्रकार के शब्दों को स्वीकृति दी है। जो मार्क्सवादी कवि हैं, प्रगतिवादी कवि हैं, आप देखेंगे उनका शिल्प के प्रति दृष्टिकोण क्या है? तो शिल्प को ज्यादा महत्व नहीं देते। क्यों नहीं देते? ज्यादा महत्व क्यों नहीं देते? क्योंकि प्रगतिवादी कवियों का मानना है कि शिल्प क्या है? शिल्प प्रकट करने का या अभिव्यक्त करने का माध्यम है। और शिल्प कैसा होना चाहिए? सपाट होना चाहिए, आसान होना चाहिए। क्योंकि उनका मानना है कि साहित्य भी क्या है? मार्क्सवादियों का मानना है कि साहित्य भी क्या है? क्रांति का एक उपकरण है। साहित्य ऐसी चीज है जो क्रांति में मदद करेगी। साहित्य क्रांति का उपकरण है, वो कला नहीं है, तो एक हथियार है।
क्रांति का उपकरण है, इसीलिए वह सीधी सपाट भाषा का समर्थन करते हैं। मार्क्सवादी, समाजवादी या ये कहिए कि साम्यवादी या प्रगतिवादी युग है, इसमें जो चलता है प्रगतिवादी कभी सीधी सपाट सरल भाषा का, कि उसे मजदूर वर्ग का व्यक्ति भी पढ़ सके। ऐसा व्यक्ति जो कि शोभाकारक धर्मों का ज्ञान नहीं रखता, जो साहित्य का ज्ञान नहीं रखता, वो व्यक्ति भी इन रचनाओं को, जो साम्यवादी रचनाएं हैं, उनको पढ़ सके। इसीलिए वो लोग सिंपल साधारण भाषा का इस्तेमाल करते हैं, साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं। और जब साधारण भाषा का प्रयोग होगा, दैनिक भाषा का प्रयोग होगा, तो क्या होगा कि हर तरह के शब्दों को महत्व मिलेगा, क्योंकि आम बोलचाल में हम हर तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। तत्सम शब्दों का कम प्रयोग करते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा तद्भव और देशज शब्दों का सबसे ज्यादा प्रयोग हम लोग आम भाषा में करते हैं। तो आप देखेंगे मुक्तिबोध के साहित्य में हर तरह के शब्दों की स्वीकृति होगी, तद्भव भी, तत्सम भी, देशज भी, विदेशज भी, जो भी सामान्य बोलचाल में हमारे इस्तेमाल होते हैं, उसी तरह से शब्द मुक्तिबोध की रचनाओं में आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, कोलाहल करते सगर, सगर देखिए, ये तत्सम शब्द है, उद्देश्य तत्सम शब्द है। मजदूरों का जुलूस, मजदूर और जुलूस दोनों ये उर्दू के शब्द है, अरबी फारसी के शब्द है, ये दोनों ही विदेशज शब्द है। अरबी फारसी शब्द है यानी विदेशज शब्द है, जुलूस और मजदूर। प्राणों के वन देता विदार है, देखिए तत्सम का प्रयोग। उष्ण स्पर्श सत लक्ष्य प्राप्त सूर्यों की छवि का वह, ये तत्सम से तत्सम प्रधान भाषा है। ये देखिए, रेफ्रिजरेटरों, विटामिनों, रेडियोग्रामों के बाहर की, ये सब क्या है, विदेशज शब्द है, अंग्रेजी के शब्द है, यूरोपीय शब्द है। मैं कनफटा हूँ, लेटा हूँ, ये सब क्या है, देशज शब्द है। सेवलेट दाज के नीचे लेटा हूँ, ये भाषा देखिए, ये बिल्कुल आम भाषा है, आम जनता की भाषा है। ये सब आम जनता की भाषा है, इस्तेमाल करते हैं, जो जिस फॉर्म में जनता इस्तेमाल करती है, तो वैसा ही उन्होंने लिखा है। तो हर तरह के शब्दों को यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई है। अच्छा कवि या अच्छा रचनाकार क्या होता है? अच्छा रचनाकार वो व्यक्ति है जिसकी रचनाओं में परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार भी भाषा बदले, और कैसे बदले, पात्रों के अनुसार भी भाषा बदले। अच्छी रचनाओं में परिस्थिति के अनुसार और पात्रों के अनुसार, दोनों के अनुसार भाषा बदलती है। तो यहाँ हम देखते हैं मुक्तिबोध के यहाँ कि परिस्थिति के अनुसार भाषा बदलती जाती है। जैसी परिस्थिति होगी, अगर कोई रहस्यमयी भाव सृजित करना है तो भाषा भी रहस्यमयी तरह की हो जाएगी। अगर कोई व्यंग्यात्मक है, व्यंग्य कर रहे हैं तो व्यंग्यात्मक हो जाएगी। अगर क्रांति की बात हो रही तो भाषा भी क्रांतिपूर्ण हो जाएगी। ये अलग अलग आप देखेंगे, जैसा जैसी परिस्थिति है वैसी वैसी। जब आप तीनों का उदाहरण भी जैसे आप पीछे ही देख चुके हैं, रहस्यमय का उदाहरण क्या है, जब हम देख रहे हैं कि मन के अंदर प्रवेश करने वाली बात है, एक रहस्यमयी वातावरण का सृजन हुआ है, बावड़ी वाली, कि शहर की उसूर खंडहर की तरफ परित्यक्त सुनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की, जो हमने पीछे पढ़ा, तो है रहस्यमयी वाली बात है। व्यंग्यात्मक बात कहाँ है? व्यंग्यात्मक बात अभी आपने पीछे पढ़ा था कि कभी किस तरह व्यंग कर रहा है, पढ़े लिखे निष्क्रिय बुद्धिजीवी है, जो पढ़े लिखे निष्क्रिय बुद्धिजीवियों पर जब व्यंग कर रहा है कभी, तो वो व्यंग्यात्मक भाषा थी, अभी पीछे ही आपने देखी थी। दोबारा इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं इसको लिखा। क्रांतिपूर्ण भाषा कि कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, ये तीनों के उदाहरण आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए दोबारा मैंने नहीं लिखा जगह की वजह से। सीधी सरल भाषा का प्रयोग, जैसे कि सारे मार्क्सवादी या समाजवादी कभी आप देखेंगे करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ शिल्प का महत्व नहीं है, इसलिए उनके यहाँ क्या मिलेगी, सीधी सरल भाषा, सीधा गांव का व्यक्ति भी उसको समझ सके, जो साहित्य नहीं जानता वैसा व्यक्ति भी समझ सके, तो सीधी सरल भाषा प्रयोग। आदि तो चंद्र है, सविता है, पुस्तक ही कहता है, पुस्तक की तरह जो भाषा पोस्टर में यूज करते हैं लोग, कि हर कोई समझ सके, वैसी भाषा का इस्तेमाल लोग साहित्य में करते हैं, प्रेफर करते हैं, कि पोस्टर ही कविता है। शोभाकारक धर्मों का प्रयोग, कविता में जो अलंकार रहते हैं वो शोभाकारक धर्म माने जाते हैं। उपमान योजना होती है वो शोभाकारक धर्म। तो बड़े
साधारण ढंग से इसमें आप देखेंगे कि शोभाकारक धर्म यानी अलंकारों का प्रयोग इसमें आपको मुक्तिबोध के साहित्य में मिलेगा। बड़ी साधारण सहजता से आप देखेंगे कि इसका प्रयोग आप समझ भी नहीं पाएंगे और अलंकारों का प्रयोग आपको मिलता हुआ चला जाएगा साधारण तौर पर। जैसे कि देखिए, मकान मकान घुस, लोहे की गजों की जाली के झरोखे पार कर, लिपे हुए कमरों में जेल के कपड़ों से फैली है चांदनी। ये देखिए अलंकार का प्रयोग। ये कौन सा अलंकार है? ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जेल के कपड़ों से फैली है चांदनी। इसमें चांदनी जेल के कपड़ों की तुलना किससे की गई है? चांदनी से। ये आपका उपमेय हुआ, जेल के कपड़ों से फैली है चांदनी। तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये आपका जो चांदनी है उपमेय हुआ, क्योंकि चांदनी की तुलना की जा रही है। और ये क्या हुआ? आपका उपमान हुआ कि किससे तुलना हो रही है? जेल के कपड़ों से हो रही है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर अगर तुलना की वजह भी लिखी होती, कहाँ भी लिखा होता, यहाँ पर उपमा अलंकार होता। अभी फिलहाल यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी तरह कहीं वह हंसती है, रोती है, जीती है, मरती है, या फिर धराशाही चांदनी के ऊंट काले पड़ गए। यहाँ पर चांदनी को क्या कर दिया गया है? मानव रूप में पेश किया गया है। यहाँ पर इसलिए क्या है? मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इस तरह के बहुत से अलंकार आप देखेंगे, हर दूसरी पंक्ति में आपको अलंकार मिल जाएंगे मुक्तिबोध के साहित्य में। हम आगे देखते हैं बिंबों का निर्माण। मुक्तिबोध की कविताएं हैं किस लिए जानी जाती है? मुक्तिबोध की कविताएं भयानक बिंबों के लिए, भयानक बिंबों के लिए जानी जाती है। मुक्तिबोध की कविताओं में जो कोमल बिंब है वो बहुत कम मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत कम मिलेंगे। लेकिन जो भयानक बिंब है वो बड़ी संख्या में मिलेंगे। उसकी वजह क्या है? वो जो कटु यथार्थ कह रहे हैं, जो कटु यथार्थ मुक्तिबोध व्यक्त कर रहे हैं, वो कैसा है? वो वास्तव में भयानक है। वो कोमल कांत नहीं है, मधुर नहीं है। जो कटु यथार्थ है वो नाम से कटु जैसे समझ में आ रहा है। यथार्थ है वो कैसा? भयानक है। इसी वजह से उनकी रचनाओं में बिंब भी बड़े भयानक भयानक मिलेंगे। जैसे कि देखिए, घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम पर। विवर मतलब होता है कोई गड्ढा या छेद। लाल लाल कुहरा, कुहरे में सामने रखता लोग इस नागपुर से, मतलब खून की तरह लाल नहाया हुआ एक पुरुष, राष्ट्र साक्षात। जब बिंब पढ़ के आपको एक रहस्यात्मक अनुभूति होगी, आपको भयानकता की अनुभूति होगी। तो इस तरह के बिंब, भयानक बिंब आपको खूब मिलेंगे मुक्तिबोध की रचनाओं में। मुक्तिबोध के प्रतीकों का भी खूब प्रयोग मिलेगा। प्रतीकों का प्रयोग कब किया जाता है? प्रतीक का प्रयोग कब किया जाता है? या तो बात ऐसी रहस्यात्मक हो या स्पष्ट रूप से दिख नहीं रही हो। स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही हो तब प्रतीक के माध्यम से उसको दिखाया जाता है। दूसरा कारण क्या होता है कि सामाजिक दबाव हो, जिसके कारण आप बात को ना कह पा रहे हो। ये पुरुषों के लिए कम होता है, नारियों के लिए ज्यादा होता है। ये सामाजिक दबाव नारियों पर ज्यादा काम करता है। इसलिए आप छायावाद में देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रतीकों का इस्तेमाल महादेवी वर्मा ने किया है, उनके यहाँ ज्यादा मिलेगा। उसके बाद आपको जयशंकर प्रसाद के यहाँ मिलेगा। तो प्रतीक का प्रयोग तब करते हैं जब चीज इतनी स्पष्ट हो कि सीधे सीधे व्यक्त ना की जा सके, या फिर सामाजिक दबाव हो, या फिर चीजें अस्तित्व में ना हो, उस तरह अस्तित्व में ना हो कि भौतिक रूप से देखा जा सके, तब हम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं उन चीजों को अभिव्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए। तो मुक्तिबोध के काव्य में जो मुक्तिबोध जिस चीज को कहना चाहते हैं उसके लिए वो फैंटेसी का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर प्रतीकों का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। तो बिना प्रतीक के वो बातों को, मन के अंदर की बातों को वो नहीं कह पाएंगे। जैसा कि एक तो आपने पढ़ा ही था कि मन के पाठों की चर्चा की है उन्होंने। वो जो पाठ है वो मन के हिस्से हैं, एक तरह से वो भी एक प्रतीक है। तो और भी कैसे कैसे प्रतीकों का प्रयोग किया हम देख सकते हैं। आशा के प्रतीक है गगन में सुनहले कमल,
निराशा का प्रतीक है बावड़ी, गुप्तचर का प्रतीक है मसखरी चांदनी। ये सब देखेंगे आपकी मुक्ति बोध की कविताओं में इस तरह के प्रतीकों का खूब इस्तेमाल हुआ। जहां जहां सुनहले कमल आपको दिखेंगे वो इस तरह से आशा को दिखा रहे हैं। बावड़ी क्या है, एक तरह से मन का प्रतीक है, निराशा का प्रतीक है, क्योंकि उसके अंदर प्रवेश करता है, कभी प्रवेश करता है। गुप्तचर का प्रतीक क्या है, मसखरी चांदनी। इस तरह के प्रतीक खूब मिलेंगे। भय का प्रतीक क्या है, अंधेरा। इस तरह के मृत्यु के स्तन और ये सब चीजें आपको खूब मिलेगी। ये प्रतीकात्मक है। और भी जो बड़े प्रमुख प्रतीक है मुक्ति बोध के, बार बार आते हैं, पूरे साहित्य में इनका चर्चा है, जैसे कि ब्रह्मराक्षस, ये प्रतीक ही है। वास्तव में ब्रह्मराक्षस कौन है, जैसा कि उससे ब्रह्मराक्षस कविता में मैंने बोला है, ब्रह्मराक्षस है कौन, ये आपके सिलेबस में, इसलिए फिर से बताया जा रहा हूँ। मुक्ति बोध ही है ब्रह्मराक्षस, कवि ही ब्रह्मराक्षस है। और जो ब्रह्मराक्षस का शिष्य है वो भी मुक्ति बोध ही है, वो भी कवि ही है। ओरंगटाउन, टेढ़े मुंह वाला चांद, चांद किसका प्रतीक है, चांद और चांदनी पूंजीवाद का प्रतीक है। मीनारों के बीचों बीच चांद का है टेढ़ा मुंह लटका, मेरे दिल में खटका। तो वो चांद क्या है, पूंजीवाद का ही प्रतीक है। उल्लू पूंजीवाद के प्रतीक है। लकड़ी का रावण, ये सब प्रतीक ही हैं। आप जब कविताएं पढ़ेंगे मुक्ति बोध की तो ये सारे प्रतीकों का इस्तेमाल होता है। और लक्षणा का प्रयोग खूब मिलेगा। जो एक शब्द शक्ति होती है, शब्द शक्ति 3 होती है, शब्द शक्ति 3 तरह की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का अर्थ होता है कि बात को सीधे सीधे चले जाओ, कि राम जाता है तो अभिधा हो गई, सीधी सीधी बात, स्पष्ट रूप से बात का भेद खुल रहा है। लक्षणा होती है कि शब्दों के माध्यम से भेद ना खुल पाए वाक्य का। जैसे कि राम आंखें लाल पीली करने लगा, तो किसी की आंखें उसका ट्रैफिक लाइट थोड़ी ना लाल पीली हो जाएंगी, तो वहां पर सीधे सीधे भेद नहीं खुल रहा। तो यहाँ पर क्या है, लक्षणा शक्ति है, क्योंकि आंखें लाल पीली करने का मतलब है कि वो व्यक्ति बड़ी गुस्से में है, वो वाला भाव, तो वहां पर होगी लक्षणा शक्ति। व्यंजना शक्ति तब होती है, तब मानी जाती है जब उस वाक्य का कहीं दूसरी जगह जाकर अर्थ खुले। कि पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि बेटा उठ जाओ, नहीं बहुत देर हो जाएगी। तो इस तरह के जो संवाद होते हैं, ये यहाँ पर पिता बतला रहा है, यहाँ सुबह उठने की बात नहीं कह रहा, वो बोल रहा है कि जिंदगी में तो सुधर जाओ वरना बड़े मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर वाक्य का भेद कहीं और जाके खुल रहा है, उसको बोला जाता है व्यंजना शक्ति। मुक्ति बोध के काव्य में आपको लक्षणा शक्ति का शब्द शक्ति का प्रयोग खूब मिलेगा। जगह जगह पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग मिलेगा। उसी वजह से प्रतीकों का इस्तेमाल भी खूब हुआ है। जैसे मसखरी चांदनी, इस सब लक्षणा का ही आप देखते हैं प्रतीक। इस तरह के भय के काले मृत्यु स्तन, तो ये सब जो प्रतीक है वो टेढ़े मुंह वाला चांद, ये सब लक्षणा शब्द शक्ति के प्रतीक हैं। लक्षणा शब्द शक्ति आपको खूब मिलेगा। इसी वजह से प्रतीकों का इस्तेमाल भी मुक्ति बोध के यहाँ ज्यादा है अपेक्षाकृत। अगला देखते हैं, अगला बिंदु हम देखते हैं, मुक्ति बोध के यहाँ लोक श्रुतियों का भी खूब प्रयोग होगा। कारण क्या है लोक श्रुतियों प्रयोग के? पहला कारण तो आप ये देखिए, लोक श्रुतियों प्रयोग के एक कारण तो ये है क्योंकि मुक्ति बोध जनता की कमी है। और लोक श्रुति जैसे नाम से ज्ञात है, लोक यानी जनता, तो जनता की कमी है, तो जनता के माध्यम से ही जनता को, जनता की श्रुतियों के माध्यम से ही जनता को समझाना चाहते हैं। इसलिए लोक श्रुतियों का प्रयोग खूब मिलेगा आपको। दूसरा, लोक श्रुतियों के माध्यम से जब हम बात करते हैं या पुराने मिथकों के माध्यम से बात करते हैं, तो बात को ज्यादा आसानी से और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से कह सकते हैं जब भी हम मिथकों के माध्यम से या लोक श्रुतियों के माध्यम से बात करते हैं। मिथकों के प्रयोग के बारे में मैंने बताया ही था कि आप देखेंगे क्यों मिथकों का प्रयोग किया जाता है, हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो ज्यादा आसानी से, ज्यादा प्रभावशाली ढंग से बात कर सकते हैं, इसलिए लोक श्रुतियों का प्रयोग किया जाता है। तो मुक्ति बोध के यहाँ भी लोक श्रुतियों का प्रयोग मिलेगा। जैसे कि बावड़ी की उन गहराइयों में सुन ब्रह्म राक्षस एक बैठा है,
ये ब्रह्मराक्षस क्या है? लोक श्रुति है। ब्रह्मराक्षस के बारे में बोला जाता है, हमने कविता में भी डिस्कस किया था। ब्रह्मराक्षस के कैसे आया? ये जो मुक्तिबोध की कहानी है एक ब्रह्मराक्षस, उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है, पढ़िएगा, बड़ी अच्छी कहानी है। ब्रह्मराक्षस एक पिछले जन्म में क्या था? बड़ा विद्वान था, प्रकांड विद्वान था। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था कि इसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों के हित में या समाज के हित में नहीं किया। इसने अपने ज्ञान को उसने किसी शिष्य को, किसी योग्य शिष्य को नहीं प्रदान किया। इसी वजह से वो व्यक्ति ब्रह्मराक्षस की योनि में चला गया था। तो यहाँ पर ये ब्रह्मराक्षस लोक श्रुति है। फिर उसके बाद जो उस कहानी में पढ़िएगा, एक जो शिष्य आता है उसको ज्ञान प्रदान करता है, बड़ी अच्छी कहानी है, पढ़िएगा। तो ये ब्रह्मराक्षस एक लोक श्रुति है। इस तरह की और भी लोक श्रुतियां मुक्तिबोध की कविताओं में दिखाई पड़ती हैं। संगीतात्मकता, संगीतात्मकता का फायदा क्या होता है, लाभ क्या है, क्यों संगीतात्मकता इस्तेमाल की जाती है? एक तो ये संगीतात्मकता से कविता की उम्र बढ़ती है। उम्र क्यों बढ़ती है? यदि संगीतात्मकता है तो कविता क्या होगा? गुनगुनाई जा सकती है। भाई आज भी हम सबसे ज्यादा क्या गुनगुनाते हैं? आप देखिए, गांव से लेकर शहर तक हर कोई क्या गुनगुनाता है? हर कोई कबीर के दोहे अभी तक गुनगुनाए जाते हैं, या तुलसी की चौपाइयां, हनुमान चालीसा आज तक हम लोग पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा क्यों इतनी पॉपुलर है? क्योंकि वो लिखी जैसी गई है, उसमें संगीतात्मकता या नाद सौंदर्य अद्भुत है। चौपाई इतनी छोटी छंद की रचना है जो जबान पर आसानी से चढ़ जाती है। तो इस वजह संगीतात्मकता का ये फायदा है। इसी वजह से रचना की उम्र बढ़ती है, क्योंकि इसको गुनगुनाया जा सकता है। जो अनपढ़ व्यक्ति है वो भी एक जबान से दूसरी जबान तक उस कविता को पहुंचा सकता है। अब मुक्तिबोध की ओर देखिएगा, मुक्तिबोध के साहित्य में दो चीज देखेंगे। पहले बहुत सारी रचनाएं तो ऐसी है जो उसमें तुकबंदी है, स्पष्ट रूप से तुकबंदी है। जैसे घोर धनुर्धर बाण तुम्हारा सब प्राणों को पार करेगा, तेरी प्रत्यंचा का कंपन सूनेपन का भार हरेगा। तो ये करेगा हरेगा, ये तुकबंदी है। तो ऐसी कविताओं में तो नाद सौंदर्य है ही, स्पष्ट रूप से संगीतात्मकता दिख रही है। या ये देखिए, इस पूंजीवाद के प्रति जो उन्होंने दिखाया गया, दिखाइए, इतना गूढ़ इतना गाढ़ सुंदर जाल, कीमा लेक जलता सत्य देने टाल। तो यहाँ पर तुकबंदी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कुछ कविताएं ऐसी हैं मुक्तिबोध की, आप पढ़ेंगे, जैसे ब्रह्मराक्षस पढ़िए, उन कविताओं में तुकबंदी नहीं है। ये वाली तुकबंदी करेगा हरेगा जाल ताल, ऐसी तुकबंदी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन उन कविताओं में लय जरूर मिलेगी, लय विद्यमान होगी। एक आंतरिक लय, जो उनकी लंबी कविताएं हैं उनमें तुकबंदी नहीं मिलेगी, लेकिन एक आंतरिक लय विद्यमान रहती है, जिसकी वजह से आप उस कविता को गा सकते हैं। जैसे कि शहर के उसोर खंडहर की तरफ प्रत्यक्त सुनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की। तो इसमें एक आंतरिक लय विद्यमान है। इस तरह की लय आपको पूरी कविता में दिखेगी। ये लय आपको मुक्तिबोध के यहाँ भी दिखेगी, यही लय आपको असाध्य वीणा में भी दिखेगी, आगे के यहाँ इतनी भी लंबी कविताएं हैं, तो इस तरह की लय आपको विद्यमान मिलेगी। तो ये जरूरी है, इसी वजह से उसमें नाद सौंदर्य बना रहता है, भले ही तुकबंदी ना हो। और फिर जैसे कि मार्क्सवादी वैसे लोग शिल्प का विरोध करते हैं, तो उनके यहाँ छंदों को उतना महत्व नहीं है। छंदों का महत्व मार्क्सवाद में नहीं है, इसलिए प्रगतिवादी काव्य में छंदों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। अधिकांश कविताएं छंद मुक्त कविताएं मिलेंगी। अब मुक्तिबोध की भी कविताएं बहुत सारी छंद मुक्त कविता ही मिलेंगी आपको। काव्य रूप कैसा है? मुक्तिबोध ने छोटी कविताएं भी लिखी हैं और लंबी कविताएं भी बहुत सारी लिखी हैं। लंबी कविताएं क्यों लिखी हैं? लंबी कविताएं क्यों लिखी हैं आखिर? लंबी कविता इसलिए लिखी है कि शुरुआत में देखिए, अब मध्यकाल में क्या होगा, यथार्थ कैसा है? मध्यकाल का यथार्थ कैसा है? सीधा साधा है बिल्कुल, क्योंकि
समाज में बहुत ज्यादा विविधता नहीं है, समाज का जो कार्य व्यापार है बहुत ज्यादा विविध नहीं है, 4 वर्ण है, उसी के हिसाब से लोग कार्य करते हैं, लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो चीजों को समेटना आसान है। लेकिन आधुनिक काल आते आते, आधुनिक काल में भी जैसे जैसे तरह तरह की विचारधाराएं, पूंजीवाद अलग, समाजवाद, पूंजीवाद, और आप देखेंगे लोकतंत्र से लेके कई तरह की विशेषताएं जो मिलेंगी, तो जैसे जैसे ये विविधता बढ़ी समाज में, चाहे कार्य की हो, चाहे विचार की हो, चाहे मानसिक द्वंद्व की हो, तो वैसी स्थिति में यथार्थ कैसा हो गया, जटिल हो गया यथार्थ। जैसी जैसी विविधताएं आई, विविधताओं के कारण यथार्थ क्या हुआ, जटिल हो गया। जैसे कि इसको ना एक फिजिक्स के उदाहरण से मैं समझा सकता हूँ कि शुरुआत में जब हम लोग पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो सिर्फ एक में पढ़ाया जाता है, एक डायरेक्शन पढ़ाई जाती है, एक्स। जब हम उससे बड़ी क्लास में पढ़ते हैं और जटिलता आती है, तो एक्स और वाई जो समीकरण होने लगते हैं, वो एक्स और वाई में आने लगते हैं, द्विविमीय आने लगते हैं, ये एक विमा हुई, दूसरी विमा हुई। जब हम उससे भी हायर क्लास में पढ़ते हैं, तो विमा क्या हो जाती है, 3, एक्स वाई और जेड, 3 विमाओं में 3 डायमेंशनल हम क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं, सवाल पढ़ने लगते हैं। एक उदाहरण में देता चलूं, एक्स में उदाहरण मतलब सीधी लाइन है, ये तो एक्स है। जब चीजें क्षेत्रफल हम निकालते हैं, किसी भी चीज का एरिया निकालते हैं, तो एक्स और वाई द्विविमीय आने लगा, इसलिए स्क्वायर में लिखा जाता है। जब 3 विमाएं आ जाती हैं, जब हम किसी का आयतन निकालते हैं, तो 3 विमाएं संलग्न हो गई, यानी कि क्यूब में लिखा जाता है, घन में लिखा जाता है, घन मीटर में, तो 3 विमाएं संलग्न हो जाती हैं। जब हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और उसी कक्षा में जाते हैं, तो एक और विमा जोड़ दी जाती है, उसको बोलते हैं टी, यानी समय भी उसमें जुड़ जाता है। तो ये क्या हुआ, टी जब जुड़ गई तो आप देखेंगे उसमें ज्यादा विविधता आ गई, यथार्थ कैसा हो गया, जटिल हो गया, ज्यादा हो गया। तो जब विविधताएं ज्यादा हो गई तो समाज कैसा हो जाएगा, जटिल हो गया समाज। जब समाज जटिल हुआ, यथार्थ जटिल हो गया आपको, तो वो है सीधी सादी भाषा में संप्रेषित नहीं हो सकता, सीधी सादी भाषा में नहीं आ सकता। तो उसके लिए फिर क्या इस्तेमाल होता है, कभी फैंटेसी का इस्तेमाल करता है, और भी कई तरीके से कभी उसको यथार्थ को संपूर्णता में पकड़ने की कोशिश करता है। सब क्या करता है, कभी संपूर्णता में पकड़ने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। जटिल यथार्थ हो, जटिल भी है यथार्थ और गतिशील भी है साथ साथ। और जब ऐसी कोशिश होगी तो क्या होगी, रचना खुद ब खुद रचना लंबी हो जाएगी। छोटी कविता में पूरे गतिशील और जटिल यथार्थ को दिखाना संभव नहीं होगा, इसलिए कविताएं लंबी हो जाती थी। अब वो अलग अलग जब भावभूमि रचना की, अलग अलग भावभूमि की जब रचनाएं होंगी तो अलग अलग होंगी, और लंबी कविता प्रबंधात्मक भी हो सकती है। जैसे कि आप पढ़ेंगे राम की सत्य पूजा, विचार प्रधान भी हो सकती है। इस तरह की अलग अलग जो लंबी कविताएं आपको मिलेंगी, जैसा उसकी भावभूमि है वैसे कविता बदल जाएगी। तो जो मुक्तिबोध की कविता आप देखेंगे, क्योंकि विचारों की प्रधानता के कारण वो लंबी है, तो विचार प्रधान कविता बोली जाती है, और कविता लंबी हो गई है क्यों, जटिल और गतिशील यथार्थ को संपूर्णता में पकड़ने के कारण। मुक्तिबोध की अधिकांश कविताएं कैसी मिलेंगी, छंद मुक्त। मैंने पहले ही बताया कि चूंकि शिल्प को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, अपनी बात को अभिव्यक्त करने के ज्यादा महत्व मिलता है, अपनी बात को कैसे सटीकता से अभिव्यक्त किया जाए इस चीज का महत्व ज्यादा है साम्यवाद में, इसलिए कविताएं आपको छंद मुक्त दिखाई देंगी अधिकांश कविताएं। और चीज देखें आप, मुक्तिबोध के साहित्य में नए नए मुहावरे तो वैसे जो पुराने मुहावरे चल ही रहे हैं, जो परंपरागत मुहावरे जैसे 9 2 11 होना, यहाँ के लाल पीली करना, वो सब मुहावरे आप देखेंगे। मुक्तिबोध के साहित्य में एक विशेष चीज देखेंगे आप कि मुक्तिबोध ने अपनी तरफ से नए नए मुहावरे गढ़े हैं अपने ढंग से। इसमें लक्षण मुहावरों में कौन सी शब्द शक्ति का इस्तेमाल होता है, लक्षण शब्द शक्ति का, क्योंकि उसका अर्थ सीधे नहीं खुलता, उसका अर्थ सीधे सीधे सब शाब्दिक रूप से अर्थ नहीं खुलेगा उनका,
उनके अर्थ को निकालना पड़ता है, भिन्न तरह से अर्थ होता है। तो मुक्तिबोध के यहाँ कैसे नए नए मुहावरे हैं, देखिए जमाना सांप का काटा, ये मुक्तिबोध के यहाँ का मुहावरा है। जमाना सांप का काटा, हाय लेना, धर लिया जाना, इस तरह का मुक्त माना, ये खूब इस्तेमाल होगा कविता में। पछलियां बसाना, देवदासी चोलियां उतारना, एकदम नहीं करेगा, जिंदगी के झोल के चुली उतारना, बौद्धिक सींग उगना, ये सब मुहावरे आप और कहीं नहीं देखेंगे। ये मुक्तिबोध की आईना होना, ये मुक्तिबोध की कविताओं में ही आपको दिखेगा। तो ये सब मुहावरों का, ये नए टाइप के मुहावरे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये सब मुहावरे आपको मुक्तिबोध की कविताओं में देखे। इससे क्या होती है, भाषा मुक्तिबोध की प्रभावशाली ज्यादा होती है। वो जिस बात को जैसे जिस रूप में कहना चाहते हैं वो कहे ले जाते हैं, जिस बात को जैसे भी जिस तरह से भी कहना चाहते हैं वो कह ले जाते हैं अपने इस तरह से मुहावरों का प्रयोग के जरिए। और दूसरा फायदा क्या होता है कि इससे भाषा जनता के करीब पहुंचती है, क्योंकि ये सब देशज प्रयोग है और इस तरह से जनता को लगता है कि हमारी भाषा के करीब है। अगला बिंदु हम देखते हैं मुक्तिबोध की साहित्य का व्यंग्य का प्रयोग। मुक्तिबोध के यहाँ व्यंग्य का प्रयोग खूब हुआ है। एक व्यंग्य तो हमने देखा ही था कि जो उन्होंने निष्क्रिय बुद्धिजीवियों के लिए किया था महावीर। ये देखिए व्यंग्य का प्रयोग क्यों किया जाता है, व्यंग्य का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि व्यंग्य में आदमी जब किसी दूसरे पर व्यंग्य कसता है तो खुद तो मुस्कुराता रहता है, लेकिन सामने वाला बिल्कुल तिलमिला के रह जाए। तो जब कोई ऐसी बात हो, ऐसी विडंबनापूर्ण बात हो, तब व्यंग्य का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसके जरिए हम वास्तव रूप में उस विडंबना को उजागर कर सकें। तब व्यंग्य का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे सत्य के बहाने स्वयं को चाहते हैं प्रस्थापित करना, अहम को तथ्य के बहाने। ये बुद्धिजीवियों के लिए बोल रहा है कि बुद्धिजीवी है कुछ, वो बातें तो समाजवादी कर रहे हैं, बातें साम्यवादी की कर रहे हैं, लेकिन सत्य बात ये है कि वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, स्वयं को स्थापित कर ले जाना चाहते हैं। इसके बहाने, सत्य के बहाने वो बोल रहे हैं कि हम सत्य के समर्थक हैं, हम लोग सत्य के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता है, अपने फायदे की चिंता है। तो इसी चीज को उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से दिखाया है कि सत्य के बहाने स्वयं को चाहते हैं प्रस्थापित करना, अहम को तथ्य के बहाने। भले वो तथ्य दिखा रहे हैं लेकिन अपने अहम का वो तुष्टिकरण कर रहे हैं। या तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु, ये मुक्तिबोध की जो कविता ब्रह्मराक्षस उसका है, आपके पाठ्यक्रम में है। तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, तब ब्रह्मराक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। ये देखिए, सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। ये व्यंग्य है उन बुद्धिजीवियों पर जो पुराने मठाधीश टाइप के लोग हैं, जो पुराने मठाधीश तरह के लोग हैं, जिनको अपनी विद्या पर बहुत घमंड है। तो वो ऐसा सोचते हैं कि सूर्य भी उनसे झुककर नमस्ते कर रहा है, जैसा ब्रह्मराक्षस समझता है। तो वो यहाँ पर उन्होंने व्यंग्य कसा है उन बुद्धिजीवियों के ऊपर इसके माध्यम से। मुक्तिबोध ये हमने भी शिल्प हमारा खत्म हुआ तो हम संवेदना भी पढ़ सके मुक्तिबोध के साहित्य की, और शिल्प पक्ष भी पढ़ सके मुक्तिबोध के साहित्य का। अब हम लोग देखते हैं कि मुक्तिबोध के साहित्य में किस किस तरह का द्वंद्व मिलता है, मुक्तिबोध के अंदर कौन कौन से द्वंद्व उपस्थित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अक्सर सिविल सर्विस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला द्वंद्व जो देखेंगे हम मुक्तिबोध के साहित्य में वो है मुक्तिबोध का मानसिक द्वंद्व। ये जरूर याद रखिए, क्योंकि अक्सर जो छात्र हैं ये मानसिक द्वंद्व वाला पॉइंट भूल जाते हैं। वो बाकी द्वंद्व तो लिख देते हैं, लेकिन मानसिक द्वंद्व वाला ये बिंदु ये भूल जाते हैं। मानसिक द्वंद्व किस चीज का चल रहा है उनके अंदर? मानसिक द्वंद्व चल रहा है आत्मचेतक और वित्तचेतक बनने के बीच का। तो ब्रह्मराक्षस कविता में आप देखेंगे कि जो दो पार्टों की बात हो रही है ना, कि एक पार्ट क्या बनना चाहता है, आत्मचेतक, और दूसरा पार्ट वित्तचेतक। तो आप वहां से भी उदाहरण लिख सकते हैं, या अन्य कविताओं में देखेंगे कि ये द्वंद्व स्पष्ट रूप से देखेगा। और इसी द्वंद्व के चलते ही उनको अंत में क्या हो गया था, सिजोफ्रेनिया की बीमारी हो गई थी। तो ये मानसिक द्वंद्व स्पष्ट रूप से
उनके अंदर दिखाई पड़ेगा। उनकी लगभग हर कविता में ये आत्मचेतक और विश्व चेतक का द्वंद्व दिखेगा। चाहे वो कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, वो चौराहे क्या है? मन के असमंजस, मन के द्वंद्व का प्रतीक है कि वहां पर तीन जगह की ओर रास्ते फूट रहे हैं और कभी समझ नहीं पा रहा कि मैं इस रास्ते को अपनाऊं कि इस रास्ते को अपनाऊं कि इस रास्ते को अपनाऊं। तो जो चौराहे वाला अभी हमने कविता पढ़ी थी, तो वो एक तरह से उनके मानसिक द्वंद्व को ही प्रदर्शित कर रही है कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए। दूसरा द्वंद्व मुक्तिबोध के साहित्य में मिलेगा, मुक्तिबोध के अंदर मिलेगा, वो है मुक्तिबोध और समाजवादियों या साम्यवादियों के बीच का द्वंद्व। अब भी समझ लीजिए, क्योंकि मुक्तिबोध तो खुद ही समाजवादी है, खुद ही साम्यवादी है, तो द्वंद्व किस चीज का? द्वंद्व इस चीज का है, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि मुक्तिबोध साम्यवादी या समाजवादी तो है, लेकिन वह यांत्रिक मार्क्सवादी नहीं है। वो बुद्धि के आधार पर या विवेकशील, मुक्तिबोध विवेकशील साम्यवादी है। वो अंध साम्यवादी नहीं है, अंध मार्क्सवादी नहीं है, वो एक विवेकशील साम्यवादी है। और वो ये भी जानते हैं कि मुक्तिबोध जो कि एक यूरोपीय दर्शन है, उसको आंख मूंद कर अपने देश में वैसा नहीं लागू किया जा सकता, उसको अपने देश काल की परिस्थितियों के अनुसार ही लागू किया जाना चाहिए। तो इस चीज में तो विरोधी है समाजवादी मार्क्सवादी लोगों का, तो वो यांत्रिक अनुसरण नहीं करते मार्क्सवाद का, वो देशकालीन परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन चाहते हैं। दूसरी चीज जो साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनका मानना है कि व्यक्तित्व का विलोपन आवश्यक नहीं है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विलोपन नहीं होना चाहिए। वो ये तो मानते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व हमेशा समाज की ओर अग्रसर रहे, समाज की ओर देखे, व्यक्ति हमेशा समाज की तरफ सोचे, समाज के प्रति समर्पण का भाव रखे, साथ ही समाज हमेशा व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चीज तो मानते हैं, लेकिन वो इस चीज के समर्थक नहीं है कि व्यक्तित्व को खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पर उनका समाजवादियों या साम्यवादियों से द्वंद्व है, क्योंकि साम्यवादियों या समाजवादियों की नजर में व्यक्ति के व्यक्तित्व की कोई अहमियत नहीं है। वो चाहते हैं कि वो शून्य हो जाए, जो कि वास्तव में संभव नहीं है और ना उचित है ना काम्य है। तो यहाँ पर इस वजह से मार्क्सवादियों का, मुक्तिबोध का समाजवादियों या साम्यवादियों या मार्क्सवादियों से द्वंद्व है। तो दूसरा द्वंद्व ये देखा आपने। तीसरा द्वंद्व जो हम पढ़ेंगे वो है मुक्तिबोध और पूंजीवादियों का द्वंद्व। वो तो स्पष्ट रूप से स्पष्ट ही है, क्योंकि मुक्तिबोध क्या है? साम्यवादी है, तो उनका पूंजीवादियों से द्वंद्व तो जग जाहिर है, स्पष्ट है। वो हर जगह पर स्पष्ट रूप से पूंजीवाद का विरोध करते हैं। वो हर जगह देखेंगे आप कि अपने पहले पढ़ा ही कि मुक्तिबोध ने किस तरह से उसका विरोध किया कि इतना भव्य, इतना दव्य, इतनी शक्ति, वो सब जो कह रहे हैं, वो जो विरोध कर रहे हैं, तो पूंजीवाद के विरुद्ध हर जगह आपको देखेगा। चौथा बिंदु देखते हैं, उनकी हर साहित्य में, पूरे साहित्य में देखेगा, पूरी रचनाओं में पूंजीवादी के खिलाफ विरोध देखेगा। या चांद का है टेढ़ा मुंह लक्ष्या, ये चांद का टेढ़ा मुंह क्या है? पूंजीवाद का ही जो विकृत रूप है, पूंजीवाद का टेढ़ा मुंह है। असल में चांद पूंजीवाद के प्रतीक है। हर जगह आपको उसके पूंजीवाद के खिलाफ दिखेगा, द्वंद्व दिखेगा। आपको चौथा जो दिखेगा द्वंद्व, व्यक्ति और समाज के बीच का द्वंद्व। तो मुक्तिबोध प्रयोगवादी जो हमने अभी डिस्कस किया ना, कि मुक्तिबोध क्या मानते हैं? मुक्तिबोध व्यक्तित्व को महत्व देते हैं, व्यक्ति की व्यक्तित्व को, और जिस वजह से उनका किससे द्वंद्व है? मार्क्सवादियों से द्वंद्व है। लेकिन उनका भी मानना है कि समाज व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है, समाज का महत्व व्यक्ति की तुलना में ज्यादा है। व्यक्ति व्यक्तित्व रखे, स्वतंत्र व्यक्तित्व रखे, लेकिन समाज के लिए हमेशा व्यक्ति को समाज के हित में सोचना चाहिए, ये मुक्तिबोध का मानना है। और इसी वजह से उनका प्रयोगवादियों से द्वंद्व है, जो प्रयोगवादी समाज को वरीयता नहीं देते, प्रयोगवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या,
व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते हैं। तो अगर प्रयोगवादी लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देते हैं, वो लोग समाज को महत्व नहीं देते। इस वजह से मुक्तिबोध का प्रयोगवादियों से द्वंद्व है। हालांकि उनकी प्रयोगधर्मिता की वजह से उन्हें तार सप्तक में जो प्रयोगवादियों का था उसमें शामिल किया गया, लेकिन मुक्तिबोध समाज को वरीयता अधिक देते हैं, इसलिए उनका प्रयोगवादियों से द्वंद्व चलता है। कि शिल्प की उपेक्षा और फैंटेसी शिल्प का द्वंद्व, जो समाजवादी या मार्क्सवादी रचनाकार है, मार्क्सवादी समीक्षक है, समझ लीजिए, मार्क्सवादी समीक्षकों का मानना है कि पहली चीज तो ये कि शिल्प का कोई महत्व नहीं है। रचना में शिल्प का महत्व क्या है? शून्य है। जो महत्व है संवेदना का है। क्यों? क्योंकि साहित्य क्या है? क्रांति का एक उपकरण है, क्रांति का एक हथियार है। इसलिए पहली चीज तो ये कि शिल्प का कोई महत्व नहीं है, महत्व नहीं है, शिल्प का कोई महत्व नहीं है। दूसरी चीज ये जो मार्क्सवादी समीक्षक मानते हैं कि जो उसमें साहित्य में फैंटेसी नहीं होनी चाहिए। साहित्य में क्या होना चाहिए? यथार्थवाद होना चाहिए, स्पष्ट रूप से यथार्थवाद होना चाहिए, कटु यथार्थवाद होना चाहिए, उसमें फैंटेसी नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी कल्पना या भावुकता नहीं होनी चाहिए, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं। और मुक्तिबोध के यहाँ क्या है? मुक्तिबोध ये तो सही है कि शिल्प को बहुत अधिक महत्व नहीं देते, लेकिन शिल्प की एकदम अवहेलना कर दे ऐसा नहीं है। उनका मानना है कि कविता का ठीक ठाक लिखनी है तो शिल्प पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज हम संप्रेषित करना चाहते हैं वो अगर पहुंचेगी नहीं लोगों तक तो फिर हमें कविता लिखने का मतलब क्या है। इसलिए शिल्प को ठीक ठाक महत्व देते हैं, बहुत अधिक नहीं लेकिन ठीक ठाक महत्व वो शिल्प को देते हैं। तो एक द्वंद्व तो ये हुआ। दूसरा जो सबसे ज्यादा द्वंद्व है वो फैंटेसी शिल्प को लेके है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया है। मुक्तिबोध का क्या कहना है कि फैंटेसी संवेदना में नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस यथार्थ को दिखाने के लिए अगर शिल्प में फैंटेसी की आवश्यकता पड़ रही है इसमें कोई बुराई नहीं है, वो हम कर सकते हैं। मुक्तिबोध का यह मानना है कि संवेदना में फैंटेसी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ में फैंटेसी यदि जरूरत पड़ रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, सिर्फ में फैंटेसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वजह से इन दोनों बिंदुओं की वजह से जो मुक्तिबोध है उनका मार्क्सवादी समीक्षकों से, मार्क्सवादी साहित्यकारों से द्वंद्व है। तो अभी हमने ये पांचों पार्ट डिस्कस किए, ये आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक हमने पढ़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है मुक्तिबोध के साहित्य में द्वंद्व। और ये पांचों के पांचों द्वंद्व आपको आने चाहिए क्योंकि ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है द्वंद्व का, और इसमें से कोई ना कोई द्वंद्व लोग छोड़ देते हैं, छात्र छोड़ देते हैं, इसलिए बड़े अच्छे से पढ़िएगा ये। अब हम ये अंतिम जो टॉपिक देख लेते हैं, ये है फैंटेसी शिल्प के प्रयोग के कारण। मुक्तिबोध ने अगर फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया, शिल्प में फैंटेसी का इस्तेमाल किया, तो क्यों किया, उससे क्या क्या फायदे हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्योंकि फैंटेसी शिल्प एक नई चीज है जो मुक्तिबोध के साहित्य में ही मिलती है। तो आइए देख लेते हैं, ये अंतिम टॉपिक है फैंटेसी शिल्प के प्रयोग के कारण। पहला फायदा तो ये होता है फैंटेसी शिल्प के प्रयोग का कि इससे दिशा और काल का भेद समाप्त हो जाता है। आप एक ही कविता में एक ही जगह चले जा रहे हैं, वहीं से आप पहले आप आधुनिक काल में है मान लीजिए, फिर आप प्राचीन काल की चर्चा सीधे उठा कर सकते हैं, और फिर आप उसके बाद मध्यकाल की चर्चा उसके फौरन बात कर सकते हैं। मतलब आधुनिक काल की घटना का जिक्र हो रहा है, फिर एकाएक आप प्राचीन काल की किसी घटना की चर्चा कर सकते हैं, उसके बाद हम मध्यकाल की, किसी क्रम की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद हम यही कह रहे हैं, न उल्टे क्रम की न सीधे क्रम की, आप कैसे भी बिना क्रम के किसी भी घटना को उठा के जोड़ सकते हैं, दो घटनाओं को एक के बाद एक ला सकते हैं या एक साथ ला सकते हैं। ये फैंटेसी का मतलब है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब आप मन के अंदर प्रवेश कर गए तो मन के अंदर तो कैसे भी स्वप्न आते हैं, कैसे भी विचार आते हैं, किसी भी क्रम में भावनाएं आने लगती हैं, तो इसलिए उसमें क्रम की बाध्यता नहीं है। तो जब आप फैंटेसी शिल्प का प्रयोग करते हैं तो क्रम की
जरूरत नहीं पड़ती। उसमें दिशा और काल का भेद, तो ये मैंने काल का भेद बताया। इसी तरह दिशा का भेद भी खत्म हो जाता है कि आप किस जगह की बात कर रहे हैं, वो स्थान का भाव भेद भी खत्म हो जाएगा। दिशा मतलब स्थान, तो स्थान का भेद भी खत्म हो जाएगा कि अभी आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में आप अमेरिका की बात कर सकते हैं, या साथ साथ ही दिल्ली, अमेरिका, नेपाल साथ साथ अब तीनों की बातें कर सकते हैं। ये अंतर समाप्त हो जाता है दिशा का यानी स्थान का और काल का, और कालक्रम का अंतर खत्म हो जाता है। वे घटनाएं भी संभव जो वास्तव में घटित नहीं है। फैंटेसी के जरिए हम उन घटनाओं को भी घटित होता दिखा सकते हैं जो वास्तविक में इस जगत में नहीं है। उसका नाम ही फैंटेसी है, काल्पनिकता। तो आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने उदाहरण पढ़ा था कि कहीं गोली चल गई, कहीं आग लग गई, तो वास्तव में वो दिखा रहा है उस क्या जो आगे वाला पंक्तियां है उसमें क्रांति का होना दिखाया गया है। ये मुक्तिबोध की बड़ी प्रसिद्ध कविता है अंधेरे में, उसमें क्रांति घटित होना दिखा दिया जाता है, लेकिन वास्तव में साम्यवादी क्रांति भारत में घटित नहीं हुई अब तक। तो वो सब बाध्यता नहीं है फैंटेसी में, वरना वैसी चीजें आप नहीं दिखा सकते, उसे गैर यथार्थवादी माना जाएगा अगर आप दिखा देंगे। नहीं, फैंटेसी में वो सब चीजें संभव है। तीसरा, मन के अंदर जाना संभव। फैंटेसी के जरिए ही हम मन के अंदर जा सकते हैं किसी व्यक्ति के। फैंटेसी नहीं होगी तो मन के अंदर कैसे प्रवेश किया जा सकता है, और उसके जरिए हम फिर अपनी तरह तरह की बातें कर सकते हैं। तो मन के अंदर जाना फैंटेसी से ही संभव है। चौथा, अभिव्यक्ति के विभिन्न उपमान, जैसा बिंब, प्रतीक, उपमान का अपने ढंग से प्रयोग कर सकते हैं हम। इन सब चीजों का, प्रतीकों का हम अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तरह तरह के प्रयोग मैंने बताया किया गया है प्रतीकों का मुक्ति की बात के। जैसे कि बम राक्षस में ये सबसे सिंपल एग्जांपल कि जो पाठ दिखाए गए हैं वो मन के पाठ हैं, तो प्रतीकों का ये अपने ढंग से प्रयोग है। ऐसे ही उपमानों का भी कि मीनारों के बीच हुई चांद का है टेढ़ा मुंह लटका, तो चांद एक तरह से पूंजीवाद का प्रतीक है। चांद एक तरह से उपमान या चांदनी उपमान की तरह इस्तेमाल हुई है कई जगह पर। तो ये प्रतीक, उपमान और बिंब का जैसे बावड़ी का बिंब वो दिखता है, वो मन के अंदर प्रवेश करने की घटना है। तो उन सब चीजों का, बिंबों का, प्रतीकों का, उपमानों का अपने ढंग से आप नए नए मुहावरे, बिंब या उपमान ये सब सजेस्ट कर सकते हैं। ये फैंटेसी के जरिए संभव है कि इन सब चीजों का आप अपने ढंग से उपयोग कर पाए। तो फैंटेसी के हमने ये 4 उपयोग पढ़े, और भी फैंटेसी के प्रयोग का कारण है आप देख सकते हैं, लेकिन ये प्रमुख आप देखें कि इनके जरिए आप फैंटेसी का इस तरह इस्तेमाल करता है जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब मैंने उसकी चर्चा की, उस हिसाब से चर्चा की है। तो यहाँ पर हमारा मुक्तिबोध का जो टॉपिक है, मुक्तिबोध के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। जितनी भी तरह से मुक्तिबोध के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं कि उनकी साहित्यिक संवेदना के लिए, साहित्यिक शिल्प के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो सबसे ज्यादा प्रश्न उठता है कि मुक्तिबोध का द्वंद्व या मुक्तिबोध के साहित्य में द्वंद्व। तो जो जितने भी तरह के द्वंद्व हैं उस सब की चर्चा मैंने की। उसके बाद फैंटेसी पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, फैंटेसी पर अक्सर प्रश्न बनता है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करी हम लोगों ने। बस अब हम इस टॉपिक को यहीं पर बंद करते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक से हम फिर शुरुआत करेंगे। नमस्कार।